चलिए सर, फटाफट अराउंड अगले 1 घंटे में हम लोग 80 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं जीएसटी टॉपिक से रिलेटेड। सर, अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए ये वीडियो वैलिड है विदाउट एनी अमेंडमेंट्स, राइट। और अगर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो दिसंबर 25 एग्जाम से स्टूडेंट्स हैं आपका दिसंबर 25 में एग्जाम्स है। सर, हम लोग बीच बीच में जो इस बुक को रेफर करेंगे, पेज नंबर को रेफर करेंगे, किसी पेज में किसी सीरियल नंबर को रेफर करेंगे टू डिस्कस द एमसीक्यूज, वो बुक हम लोग रेफर करेंगे 14th एडिशन सेकंड प्रिंट। यही बुक अपडेटेड है, चाहे आपका एग्जाम सीए हो या सीएमए का एग्जाम हो। मैं बुक पीडीएफ दिखा दूं। अच्छा, जिन बच्चों को पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप मेरी टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मांग सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टीम आपको पीडीएफ भेज देगी। खाली आप बता दीजिएगा सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं या फिर सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, राइट। सर, ये सीएमए इंटर का पीडीएफ है, दिसंबर 25 एग्जाम्स लिखा हुआ है, 16 पेज का पीडीएफ है, 80 एमसीक्यूज हैं। सिमिलरली सेम वे में सीए इंटर जनवरी 26 एग्जाम्स लिखा रहेगा पीडीएफ में, अगेन सेम 80 एमसीक्यूज हैं, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं है, 16 पेजेस के हैं। चाहो तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे। सर, आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर आप मुझे जीएसटी पर्पस के लिए टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 1 घंटे में सर बुक का पीडीएफ, आप जो पीडीएफ हम लोग यहाँ रेफर कर रहे हैं वो पीडीएफ आपके पास है, चाहे आप मेरी टीम से मांग लीजिए इस नंबर पे, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डन। सर, हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, चाहो तो आप इस वीडियो को मत देखो, अगला 1 घंटा सेव कर लो, है ना। और आप 80 एमसीक्यूज है, 15-20 मिनट में खुद से टाइम देकर सॉल्व कर लो। जिस एमसीक्यूज में डाउट होगा आपको, वो एमसीक्यूज पर्टिकुलर आप मेरी इस वीडियो को सुन लेना। मान लो 80 एमसीक्यूज में आंसर साथ साथ दिया हुआ है। सर, आप 80 एमसीक्यूज को अगले 15-20 मिनट में बना लो। मान लो 10 ऐसे एमसीक्यूज हैं जहां अब आपको मेरी जरूरत है, तो उन 10 पर्टिकुलर एमसीक्यूज की वीडियो को आप फास्ट कर करके देख लेना। आप ऐसा भी कर सकते हो। सर, मैं अभी जो एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा और एमसीक्यूज पढ़ा, आंसर टिक लगाया और आगे बढ़ गया। मैं आपको चैप्टर में, कॉन्सेप्ट्स में भी बीच बीच में लेके जाऊंगा। थोड़ा उस एमसीक्यूज के आसपास, उस ऑप्शंस के आसपास भी बात करूंगा, कुछ रिकॉल करवाऊंगा आपको, कुछ जो क्लास में मैंने कहा हुआ है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एग्जाम्स में करके जाना, वो सब बीच बीच में मैं आपको रेफर करूंगा। ठीक सर, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, अभी 15-20 एमसीक्यूज तक मेरे साथ अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो सब सुन लो। उसके बाद वीडियो को रोक के खुद से बना लो, और बन जाता है, सारे आंसर्स आपके मैच कर जा रहे हैं, तो वीडियो देखो ही ना, काम में चालो आप। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा। सर, पहला एमसीक्यूज जीएसटी में हमारा जो पहला एमसीक्यूज है वो कॉम्पोजिशन स्कीम पे है। हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में सेक्शन 9 और सेक्शन 10 पढ़ते हैं, और वहां पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक रिवर्स चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर 20 से 22 सर्विसेज हम लोग पढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी क्रिएट होती है रेसिपिएंट पे जीएसटी पे करने की। और दूसरा कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में भी 2 स्कीम है, एक 10(1) 10(2) वाली और दूसरा 10(2)(a) वाली। तो आपको एग्जाम में ना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है वो 10(1) से रिलेटेड है या 10(2)(a) से रिलेटेड है। ठीक, तो सर आपका जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और मैं पहले बता दूं, हम ये जो 80 एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही आपका सिलेबस है एंड यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एनी एमसीक्यूज रिलेटेड टू जीएसटी इन योर एग्जाम्स। सर, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, एक आइडिया आपको दे सकता है कि एग्जाम्स में जो जीएसटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, आप मान लो ये 80 एमसीक्यूज का पीडीएफ है, मान लो कहीं से आपको 100 एमसीक्यूज का पीडीएफ मिल जाता है, कहीं से आपको 200 एमसीक्यूज का पीडीएफ और उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाता है, तो आप ऐसा नहीं सोचना है कि दोज आर सफिशिएंट। सफिशिएंट तो वो है जो आपने क्लास में पढ़ा, जीएसटी की जो क्लास आपने रेगुलर बैच में ली मेरे से या किसी भी फैकल्टी से, वहां जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए, दैट इज सफिशिएंट टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो या एमसीक्यूज हो। ठीक है, आपको उस पर भरोसा करना है जो आपने क्लास में पढ़ा है,
जो आपकी मेन बुक है, जो आपके क्लास नोट्स हैं, जो अब तक आपने पढ़ा, अब तक आपने रिवीजन किया, आपको उस पर भरोसा करना है। ठीक है, आप सोचेंगे कि कोई 200 एमसीक्यूज में बना लूं तो आप है ना एग्जाम्स के सारे एमसीक्यूज बना लेंगे, तो इस भ्रम में नहीं रहना। हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आप अभी 80 एमसीक्यूज जो मेरे साथ सुनेंगे, डिस्कशन करेंगे अगले 1 घंटे में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, छोटी छोटी गलतियां जो एग्जाम्स में आप शायद इस वीडियो अगर नहीं लोगे तो शायद कर दोगे, तो वो गलती नहीं करोगे आप एमसीक्यू सॉल्व करते समय। उल्टा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। अगले 1 घंटे में बीच बीच में मैं काफी चीज बताऊंगा किसी जीएसटी चैप्टर से रिलेटेड कि भाई ये चीज एग्जाम्स में जरूर करके जाना। एग्जाम्स क्लास में मैंने बता भी रखा है, तो एक तरह से आपको ना रिकॉल भी हो जाए। बट मैं ये कहूं कि ये 1 घंटे की क्लास एग्जॉस्टिव है, इसके बियॉन्ड कोई एमसीक्यूज एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो ये मेरी तरफ से कहना गलत होगा, इसलिए मैं वो स्टेटमेंट नहीं कह रहा आपको। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज कॉम्पोजिशन स्कीम की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा एग्जाम्स में, चाहे वो सेक्शन 10(1) और 10(2) का हो, जिसमें हम लोग मेनली गुड्स की बात करते हैं, और या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज की, और या फिर मार्जिनल सर्विसेज की। गुड्स के साथ मान लो मोबाइल बेच रहे हो तो मोबाइल के साथ थोड़ा बहुत रिपेयर कर सकते हो। सर आप प्योर सर्विसेज में डील करेंगे, से आप एक कुरियर की दुकान चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, सेक्शन 10(2)(a) में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, और वहां 50 लाख की बात हो रखी है। 10(2)(a) वहां 50 लाख की बात हो रखी है, 10(1) में 50 लाख की बात ही नहीं हो रखी है। कहता है कि आप कहां आप रजिस्टर्ड है, मेघालय में, और कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, कौन सी, 10(1) वाली, तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट क्या हो। तो प्लीज यहां ध्यान रखना, ये जो स्टेट वाइज आप लिमिट देखेंगे, है ना, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, सर 10(2)(a) जब होगा तो वहां पे फिक्स है, सभी स्टेट से सभी यूनियन टेरिटरी के लिए 50 लाख है, कि भाई पिछले साल आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख और उससे कम है, तो करंट ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो, कब तक, अप टू 50 लाख तक। ठीक, वहां पर आपका 50 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 10(1) में एक नॉर्मल लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की 1.5 करोड़, और वो रिड्यूस होके जाती है कितने पे, 75 लाख में, अगर आप 8 प्लेस पे रजिस्टर्ड है, 8 स्टेट में रजिस्टर्ड है। ठीक है सर, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। टोटल आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। 11 में से 3 बोले कि भाई हम तो 1.5 करोड़ से खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अब 3 को हटा दो, आप 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स जो क्लास में डिस्कस करते हैं उसमें से 3 को हटा दो, तो बचते हैं 8। अब 8 में आपको रिड्यूस टर्नओवर देखना है, कितने का, 75 लाख का। अब वो 8 कौन कौन है, 8 जो भी है भाई मैं बता दूंगा कौन कौन है, लेकिन उसमें एक मेघालय भी है। तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, रेफरेंस 10(1) का आ रहा है या 10(2)(a) का आ रहा है। अब 10(1) में एग्रीगेट टर्नओवर पर क्वेश्चन है, तो अब 2 ही है, 1.5 और या फिर 75 लाख। मेघालय, अब आपको देखना पड़ेगा कि मेघालय वो 8 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स की लिस्ट में है या नहीं है। सर आंसर इज है, तो आपको 75 लाख का आंसर लेना होगा। प्लीज रिवीजन के लिए सेक्शन 10 को वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना, एबीसी एनालिसिस करके पढ़ते हो, सेक्शन 10 ऑलवेज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इस एमसीक्यूज को बनाने के लिए मैंने पेज नंबर 3.3 एंड 3.4 का रेफरेंस लिया है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जहां पर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। कौन सी बुक में जाना है इस एमसीक्यूज के लिए, कौन सी बुक में आपको जाना है, 14th एडिशन जीएसटी बुक, 2nd प्रिंट, राइट। ये भी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आपको मेन बुक चाहिए, मेन बुक भी आप मेरी टीम को मैसेज करके ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। प्लीज इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, अपना कोर्स बताइएगा, और वो कोर्स के हिसाब से बुक पीडीएफ भेज देंगे, कहीं कोई आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। सर कॉम्पोजिशन स्कीम का जो डिस्कशन है मेरी बुक में पेज नंबर 5.8 5.19 पर हो रखा है। मैं अपनी बुक के पेज नंबर का रेफरेंस दे रहा हूं। सर 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, 75 लाख एग्रीगेट टर्नओवर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो सर 4 स्टेट तो वही है, कौन, नागाराम का मंत्री, जहां पर हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं,
10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते ही आपको क्या लेना होगा? रजिस्ट्रेशन। शॉर्ट फॉर्म बना हुआ है क्लास में, नागाराम का मंत्री। सर नागा नागालैंड, राम मिजोरम से आ रहा है, मंत्री मणिपुर और त्रिपुरा। सर नागाराम का मंत्री, 4 स्टेट तो वही है, ठीक है, जहां पर हम लोग 10 लाख की लिमिट देखते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। वहां पर आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या देखना है? 75 लाख की लिमिट। अब इसमें 4 नाम और जोड़ दीजिए। सर 4 तो ये हो ही गए, 4 नाम और जोड़ दीजिए। कौन कौन से? मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 8 जगह पर हम लोग क्या देखते हैं? 75 लाख। सर इसमें 2 नाम और जोड़ दीजिए। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में से 3 75 में नहीं है। 3 कौन कौन से हैं? सर वो हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर, जो अब स्प्लिट होके क्या हो चुका है? 2 यूनियन टेरिटरी में बदल चुका है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सर ये टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, जिसमें से 3 बोलते हैं भाई हमारे लिए तो 1.5 करोड़ ही देखना। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, आपका असम और आपका जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 3 75 लाख में नहीं जा रहे हैं, बाकी बचे 8 जो 75 लाख में जा रहे हैं। अब सर एक 10 नाम आपने याद कर रखा है, इन 8 में से इन 2 को जोड़ दोगे ना, पुडुचेरी और तेलंगाना, ये 2 नाम और जोड़ दिया इन 8 में। मैं तरीका बता रहा हूं किस तरीके से याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए। सर ये 8 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में 2 नाम अगर आप और जोड़ देते हैं, कौन कौन से? पुडुचेरी और तेलंगाना, तो टोटल आपके पास कितने नाम हो जाते हैं? 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम हो जाते हैं। सर क्या खास है इसमें? सर ये 40 लाख की जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लिमिट आपने पढ़ी ना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, उसके लिए ये लोग रेडी नहीं है। यानी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख इनमें नहीं है। इन 4 में कितनी है? 10 लाख। और इन 4 में कितनी है सर रजिस्ट्रेशन की लिमिट? रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितने की है? 20 लाख की। इन 2 में रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है? 20 लाख की, चाहे आप गुड्स में डील करो या सर्विसेज में डील करो। रजिस्ट्रेशन चैप्टर एक्सक्लूसिवली गुड्स में अगर डील करोगे तो टर्नओवर लिमिट कितनी मिल जाएगी? 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट। 40 लाख रुपए तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 10 नाम वो है जो बोलते हैं नहीं नहीं हम 40 लाख नहीं देंगे, हम 20 लाख की लिमिट रखेंगे, या फिर 4 आपके जो स्टेट है नागाराम का मंत्री, वहां पर 10 लाख। इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हो तो रख लेना। काफी अच्छे तरीके से क्लास में समझाया हुआ है। अभी मैंने चार्टिंग भी कर दी है पहले एमसीक्यू से रिलेटेड। आप लिखना चाहते हो लिख लो। डन। वीडियो रोक के लिखा। प्लीज सेक्शन सब सेक्शन का रेफरेंस ध्यान रखना। कॉम्पोजिशन स्कीम में 10.1 और 10.2 की बात हो रही है, तो यानी गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात हो रही है। उसके अलावा आप कोई सर्विसेज में जैसे से एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज और कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, आप सिर्फ मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाना चाहते हैं, आप है ना सैलून चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए 10.2A है, 10.1 10.2 नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। डन। वीडियो रोक के लिखा। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन की लिमिट नागाराम का मंत्री 4 जगह पर 10 लाख की है। बाकी 4 जो नाम है मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहां रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख है और कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट 75 लाख है। इसमें 2 नाम और जोड़ दो, पुडुचेरी और तेलंगाना, जहां पे रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख है, और अगर मैं यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट बात करूं तो वहां पर 1.5 करोड़ है, वो 75 लाख में नहीं है। कौन? पुडुचेरी और तेलंगाना। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर 3 कौन से स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं जो 75 नहीं 1.5 करोड़ देखना है? हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब 2 चीजों में स्प्लिट हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। सर रजिस्ट्रेशन की लिमिट यहां पर अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करें तो 40 लाख की लिमिट मिल सकती है। तो मोटा मोटी आपका एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। वीडियो रोक के लिख चुके? डन। वीडियो रोक के लिख चुके? डन। सर मोटा मोटी आप जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट पढ़ते हो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की रजिस्ट्रेशन चैप्टर में विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 22(1), वो भी इंपॉर्टेंट है। और इधर जो आप पढ़ते हो कॉम्पोजिशन स्कीम में 75 लाख की लिमिट और 1.5 करोड़ की लिमिट, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिवीजन में इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
सर मैं इसके पेज नंबर वगैरह का रेफरेंस आपको लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अगले पेज में डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर से। आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल गुड्स का, और आप किसमें डील नहीं कर रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में, हैंडमेड गुड्स में अगर आप डील करते तो शायद इंटर स्टेट का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता सेक्शन 23 का। 23(2) में नोटिफिकेशन इशू हो रखा है कि आपको इंटर स्टेट सप्लाई में भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अप टू ₹20,00,000 अगर आप हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड गुड्स में डील कर रहे हैं, हैंडमेड नोटिफाइड गुड्स में डील कर रहे हैं। लेकिन ये तो साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है यू आर नॉट डीलिंग विथ देम। और सप्लाई भी कौन सी कर रहे हैं? इंटर स्टेट। एग्जम्प्टेड होती तो भी मैं बोलता रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं। क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल गुड्स। सर अगर आप इंटर स्टेट एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन 24 क्लास में बताया हुआ है कि इंटर स्टेट में टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक। अच्छा, सर्विसेज नहीं है, गुड्स है। क्यों सर? सर्विसेज में 20 लाख का ऑप्शन है आपके पास कि 20 लाख रुपए तक की रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। तो यहां क्या आंसर आएगा? डी। इन केस ऑफ मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ₹1 का माल भी बेचोगे तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इसके लिए मैंने पेज नंबर के रेफरेंस दे रखे हैं। सेक्शन 24 पेज नंबर 9, 3.9, सेक्शन 23 पेज नंबर 3.10। थोड़ा सा बुक अगर रेफर करो तो ये सब पेज देख लेना। बट प्लीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में रहता टैक्सेबल गुड्स की जगह कौन सा? एग्जम्प्टेड गुड्स, तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं था आपको। सर्विसेज होता तो लिखते 20 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, या फिर 10 लाख अगर वो नागाराम का मंत्री वाला 4 स्टेट है तो। और ऐसे ही रिलैक्सेशन है सेक्शन 23 की अगर आप किसमें डील करते हैं? हैंडीक्राफ्ट गुड्स में और हैंडमेड गुड्स में, नोटिफाइड वन में। तो वो लिंकिंग कर लेना रिवीजन करते समय। फिलहाल इसका आंसर आ चुका है, ऐसे ही डिस्कस करते चलेंगे। सर कहता है कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहां पर एग्जम्प्ट है? एग्जम्पशन चैप्टर। सर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की टेस्टिंग रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, एग्जम्प्ट होता है। डायरेक्ट आंसर है ये। जब आप एग्रीकल्चरल सर्विसेज की लिस्ट पढ़ते हैं एग्जम्पशन चैप्टर में तो डायरेक्ट आपको आंसर वहां से मिलता है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर भी एग्जम्प्ट है और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एग्जम्प्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर डी होगा। सर एग्जाम नाइट में पेज नंबर 26 6.26 जरूर करना, क्लास में बोला हुआ है। सर ये जो आंसर निकला है पॉइंट नंबर 46 से आंसर निकला, अगर मेरी बुक को रेफर करो। अब आपको वहां पर रिवीजन करते समय पॉइंट 46, पॉइंट 47, पॉइंट 48, पॉइंट 50 चारों पॉइंट देख लेना, क्योंकि हर जगह वेयर हाउसिंग की बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। सर राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन इसको अलग से एग्जम्पशन दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा ना ये सब मैंने पॉइंट्स लिख दिए, रिवीजन करते समय ध्यान रखना। अब जैसे एग्जाम में आ गया शुगर, वेयर हाउसिंग सर्विसेज दे रहे हो शुगर से रिलेटेड, टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुगर सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, और अलग से उन पॉइंट्स में कोई एग्जम्पशंस नहीं दे रखा है वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर के लिए। राइस के लिए तो दे रखा है, शुगर के लिए नहीं दे रखा। राइस एंड शुगर दोनों ही डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बट राइस के लिए अलग से एंट्री है एग्जम्पशंस की, शुगर के लिए नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखना इसका, मैंने लिख भी दिया है। पेज नंबर 26 6.26 में जो एग्जाम्पशन चैप्टर में डिस्कशन हो रखा है एग्जाम नाइट में रिवीजन कर लेना। पूरी लिस्ट 4-5 मार्क्स तक आ जाएगी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में अगर आया तो। आगे बढ़ते हैं। कहता है आईटीसी कहां नहीं मिलेगा? तो सर आईटीसी यानी कहां नहीं मिलेगा, यानी हम लोग कहां आ चुके हैं? सेक्शन 17 में या फिर सेक्शन 16 में, है ना आईटीसी चैप्टर। तो बोलता है सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर द कॉम्पोजिशन लेवी। ऑब्वियसली बात है, सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। सर यहां आपको आईटीसी नहीं मिलता, कॉम्पोजिशन स्कीम के टैक्स का, कॉम्पोजिशन स्कीम में पे किए हुए टैक्सेस का आईटीसी नहीं मिलता। राइट सर, फ्री सैंपल में अगर गुड्स बांट देते हो खरीद के तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स को खरीद के यूज करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये ब्लॉक क्रेडिट 17.5 लिखा हुआ है, 17.5 ब्लॉक क्रेडिट। सर 7-8 पेज है यहाँ पर, क्लास में डिटेल डिस्कशन हो रखा है, पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है, रिवीजन करते समय जरूर कर लेना, छोड़ना मत। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) की जो लिस्ट है 3-4 पेज की, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास में काफी अच्छा डिस्कशन हो रखा है। वहां पे डेमो व्हीकल को लेके डिस्कशन हो रखा है, 2 व्हीलर व्हीकल को भी लेके डिस्कशन हो रखा है, रिवीजन जरूर कर लेना। सर कहता है
आपने सप्लाई किसको की है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, B2C। B2C बोलते हैं क्लास में इसको, ठीक। और आप बोल रहे हैं कि किस केस में इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है, टैक्स इनवॉइस। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इनवॉइस इशू करने की जरूरत कब नहीं है? सर एक, जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है। दूसरा सर सामने वाला बोलता है मुझे इनवॉइस नहीं चाहिए, तो लिखा हुआ है डज नॉट रिक्वायर। अब आता है वैल्यू। तीसरा, वैल्यू 200 रुपए से कम होनी चाहिए। यही क्लास में आप पढ़े हैं। तीन कंडीशन। सर इनवॉइस कब नहीं चाहिए? जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, सामने वाला बोले मुझे इनवॉइस नहीं चाहिए और वैल्यू ऑफ गुड्स 200 रुपए से कम। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। कौन सा? मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, जहां पर मल्टीपल स्क्रीन है, पीवीआर, आइनॉक्स, जहां पर एक साथ 4-5 सिनेमा चलते हैं, उसकी मूवी टिकट की बात करें तो सर वहां पर आपको टिकट इशू करना ही पड़ेगा, चाहे सीट 100 रुपए की भी क्यों ना। एक्सेप्शन क्लास में बात हो रखी है, पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है। सर 200 से कम खाली सी ही आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। प्लीज टैक्स इनवॉइस चैप्टर में रिसीट वाउचर का कॉन्सेप्ट, रिफंड वाउचर का कॉन्सेप्ट, पेमेंट वाउचर का कॉन्सेप्ट, सेल्फ इनवॉइसिंग, न्यू अमेंडमेंट है, प्लीज जरूर रिवीजन कर लेना एग्जाम के लिए। डेबिट नोट कब इशू करते हैं, क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, डिलीवरी चलान का कॉन्सेप्ट, बिल ऑफ सप्लाई, जैसे एग्जम्प्टेड सप्लाई करेंगे या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इनवॉइस चैप्टर में। सर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग रिवाइज टैक्स इनवॉइस। थोड़ा रिवीजन करते समय इन सबको रिवीजन कर लेना। जैसे क्लास में बता रखा है, आर का रिश्ता आर से। रिसीट वाउचर इशू किए हो तो रिफंड वाउचर भी इशू करना पड़ेगा, और पेमेंट वाउचर का रिश्ता है रिवर्स चार्ज से। ये क्लास में बता रखा है। 3 वाउचर है अपने पास। आर का रिश्ता आर से, रिसीट वाउचर एडवांस लेने पे इशू करते हैं। कल को तुम एडवांस को रिफंड करना पड़ जाए क्योंकि तुमने कोई सप्लाई नहीं की, तो उस समय आपको फिर रिफंड वाउचर इशू करना पड़ता है। एक है पेमेंट वाउचर, उसका रिश्ता है RCN। अगर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी है, पेमेंट कर रहे हैं, तो आप पेमेंट वाउचर इशू करेंगे 9394। पेज नंबर का रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। थोड़ा बहुत देखो, MCQs के साथ साथ में दाएं बाएं की भी चीजें बताना चाह रहा हूं आपको, ताकि आपका ये वीडियो ना प्रोडक्टिव हो जाए, है ना। अब टैक्स इनवॉइस चैप्टर में इतनी चीजें सामने में लिख दी हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिवीजन करते समय रिवीजन तो करोगे। अभी बता दिया, एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में है, एज वेल एज कॉम्पोजिशन स्कीम में है। क्लिक कर गया। अब आपको क्या करना है? एग्जाम के समय इन सब चीजों का रिवीजन करना है। सर क्लास में GST पढ़ाते समय मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा है क्लास के अंदर ही, कि ये चीज छोड़ के नहीं जाना है, ये पेज इंपॉर्टेंट है, इस पेज का ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मार्क किया हुआ है। कोई अगर थियरी इंपॉर्टेंट है तो वो भी मार्क किया हुआ है क्लास के अंदर। बट ठीक है, ये एडिशनल डिस्कशन आपको फायदा ही देगा मेरे हिसाब से। मैंने आप सभी बच्चों से क्या रिक्वेस्ट की है? 20 MCQs तक मेरे साथ रहो, उसके बाद चाहो तो खुद से करो। अगर आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, मैं खुद ही सारे MCQs अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो कर लो। आंसर साथ साथ दिए हुए हैं। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर अगले पेज पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, GST जब आया तो अपने में काफी सारे सेंट्रल टैक्सेस को मर्ज कर लिया और काफी सारे स्टेट टैक्सेस को मर्ज कर लिया। इस पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैंने ऑलरेडी पेज नंबर 1.5 को मार्क करा रखा है इंपॉर्टेंट कैटेगरी। सर GST में कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, उसकी भी लिस्ट क्लास में लिखा रखी है। फिर से यहां रिपीट कर रहा हूं। बेसिक कस्टम ड्यूटी GST से रिप्लेस नहीं हुआ। स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो आज भी लगता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे। म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स जो हम लोग इनकम टैक्स की क्लास में पढ़ते हैं, ये रिप्लेस नहीं हुआ है GST से। इन्वायरमेंट टैक्स बोल के हमने क्लास में कुछ पढ़ा ही नहीं। सर क्लास में ऐसा कोई टैक्स होता, मर्ज होता तो पढ़ते ना। सर इन्वायरमेंट टैक्स एक टैक्स है, ये मर्ज नहीं हुआ, मतलब GST आने के बाद GST इसको रिप्लेस नहीं किया। सर इंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट लगाती है उसको ले लिया GST ने, ये लोकल अथॉरिटी वाला है। सर जब हम लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं, खरीदते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। सर ये GST आने से हट गया? नहीं। सर प्रोफेशनल टैक्स हम लोग पढ़ते हैं PGBP की क्लास में, सैलरी की क्लास में, क्या GST आने से हट गया? हट गया होता तो पढ़ते ही क्यों फिर हम लोग प्रोफेशनल टैक्स बोल के अपने सैलरी की क्लास में। तो ये सब टैक्सेस हैं जो GST में मर्ज नहीं हुए हैं, GST ने इनको रिप्लेस नहीं किया है। प्लीज ध्यान रखना,
ये आज के दिन भी लग रहे हैं एज इट इज। जीएसटी में ये टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, जीएसटी ने इसको रिप्लेस नहीं किया। क्वेश्चन उसी पे है, कौन कौन से टैक्सेस सब्सम्ड हो गए जीएसटी में बताओ। तो सर ये तो नहीं हुआ, लॉटरी वाला हो गया, इन्वायरमेंट वाला नहीं हो गया, आंसर ए सही। अब शायद ये डिस्कशन आपको वैल्यू एडिड लग रहा हो, लग रहा है तो आगे कंटिन्यू कीजिए, आपका टाइम मैं बचाऊंगा, साथ में फायदा भी देगा। कहता है सर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेल के थ्रू, तो रेल के थ्रू लिस्ट आपके साथ डिस्कस हो रखी है एग्जाम्पशन चैप्टर में। एग्जाम्पशन चैप्टर में पॉइंट नंबर 15, पेज नंबर 15 पे रेलवे के थ्रू कौन कौन से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो एग्जम्प्ट है। उसमें पल्स राइस है सर, पल्स राइस भी है, उसमें मिलिट्री इक्विपमेंट भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट और गुड़ सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, शुगर केन होता है। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है, बट यहां पर मुझे जो लिस्ट मिली पल्स राइस एग्जम्प्ट है, मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जम्प्ट है, सर ए आंसर। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रुपए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बुक्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, रेलवे इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पोस्ट ऑफिस के बैगेज कुरियर, सर कुरियर के पैकेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेलवे से। मैं कुरियर कंपनी हूं, मैंने लोगों की जो बुकिंग ली है अब रेलवे के थ्रू पार्सल बुक करके मैं उसको यहां दिल्ली से चेन्नई ले जा रहा हूं, तो क्या मुझे फ्रेट पे जीएसटी देना होगा कि नहीं देना होगा? सर देना, एग्जम्पशंस नहीं है, तो मैंने टी 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 लिखा है। ठीक है सर, मैं वो पब्लिशर हूं, मेरे यहाँ फैक्ट्री में, मेरा प्रिंटिंग प्रेस में लाखों रुपए की बुक्स प्रिंट हुई, अब मैं रेलवे के थ्रू बुक करके उसको चेन्नई, कोलकाता, मुंबई भेजना चाह रहा हूं, फ्रेट के साथ जीएसटी पे करूंगा कि नहीं? करना पड़ेगा, एग्जम्पशंस नहीं है। लेकिन अगर मैं राइस भेज रहा हूं, पल्स भेज रहा हूं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेज रहा हूं, तब जो रेलवे वाले मेरे से फ्रेट लेंगे उस पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो एग्जम्प्ट है। आगे बढ़ते हैं सर, रिवर्स चार्ज कहता है जीएसटी इज नॉट पेएबल बाय द रेसिपिएंट इन द फॉलोइंग केसेस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज लगेगा तो रेसिपिएंट पे करेगा, तो हमें वो केसेस ढूंढने हैं जहां रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा है। सर पहले में लग रहा है क्योंकि आप सर्विसेज कंपनी को दे रहे हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में अमेंडमेंट्स आई हैं, प्लीज जरूर देख लीजिएगा मेरी सेकंड प्रिंट वाली बुक में। सेकंड प्रिंट वाली जो मेरी बुक है 14th एडिशन, उसको रेफर कीजिए। 14th एडिशन बुक सेकंड प्रिंट, उसमें पेज नंबर 5.8 में स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में अमेंडमेंट को मैंने डिस्कशन कर रखा है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विसेज दे एलएलपी और इसको फर्म को और कंपनी को, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो सर कंपनी है, रिवर्स चार्ज लगेगा। डायरेक्टर जब कंपनी को सर्विस देता है तब रिवर्स चार्ज लगता है, ये तो इंडिविजुअल को दे रहा है, तो अब यहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, तो ये हमारा एक आंसर होना चाहिए। और सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन रेलवे पे आरसीएम नहीं है, सर ये दो आंसर मिल गए। और सर रिकवरी एजेंट अगर बैंक को सर्विस देता है तो आरसीएम है, तो सर यहां दोनों पर आरसीएम नहीं है, इसीलिए ये आंसर। क्या बोल रहा है, इनमें कहां पर रेसिपिएंट को जीएसटी नहीं पे करना है, तो हमें कौन से केस ढूंढने हैं जहां आरसीएम अप्लाई ना होगा। सर कहता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नोटिफाइड गुड्स में डील नहीं कर रहा, हैंडमेड गुड्स में डील नहीं कर रहा, तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की? सर आप सेक्शन 23 के रिलैक्सेशन में नहीं जा रहे। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडमेड गुड्स बेचने जाता है दूसरी स्टेट में, तो 20 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट उसमें तो तुम डील ही नहीं कर रहे, तो अब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड लिमिट तुमको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। प्लीज रिवीजन जरूर कर लेना रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, अबाउट सीटीपी, अबाउट एनआरटीपी, मैंने पेज नंबर के रेफरेंस यहां पर नीचे भी दिए हैं। सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है एनआरटीपी को, कब तक वैलिड है? सर जनरली पहली बार जो ये वैलिड होता है मैक्सिमम 90 डेज के लिए वैलिड होता है, और या फिर सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन है, तो वही बात यहां लिखी हुई है, पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन। सर मैं 40 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, तो 40 दिन का ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम इन द कैटेगरी ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी पहली बार एप्लीकेशन देके बोलते हो सर मुझे 120 दिन के लिए रजिस्टर्ड कर दीजिए, तो नहीं, मैक्सिमम 90 डेज के लिए मिलेगा। हाँ आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं फर्दर 90 डेज के। तो यही बात आपका डिस्कशन हो रखा है पेज नंबर 31 और पेज नंबर 32 पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। सीटीपी एनआरटीपी के क्वेश्चन भी अपने पास। प्लीज जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स देख लीजिएगा, जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स सीरीज ए 1 से लेकर 30 इशू हो रखे हैं ऑलरेडी।
सीए वाले भी और सीएमए वाले भी, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, कहीं कहीं सीए वाले में, कहीं कहीं सीएमए वाले। तो आप सीए वाले स्टूडेंट सीए वाले ग्रुप में जाके देखना है, सीएमए वाले स्टूडेंट सीएमए वाले ग्रुप में जाके देखना है, नहीं तो मेरी टीम से लिंक का रेफरेंस मांग लेना। जीएसटी के 30 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी इशूड हैं। सीए इंटर जनवरी 2026 एग्जाम्स, सीएमए इंटर दिसंबर 25 एग्जाम्स। एक बार फटाफट जितना देख सकते हो देख लेना, अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। वहां पे एमसीक्यूज तो मैं यहाँ डिस्कस कर ही रहा हूं। देखिए यहाँ क्या लिखना है, डन, वीडियो रोक के लिखा। अच्छा, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको डिस्कशन मेरा अगर अच्छा लग रहा है तो पहले इस पीडीएफ का प्रिंट ले लीजिए आप प्लीज। आपके पास जो ये एमसीक्यू का पीडीएफ है, आप पहले इसका प्रिंट ले लीजिए, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और या फिर ये यूट्यूब वीडियो देखिए। ठीक, सॉफ्ट कॉपी में सुनते रहेंगे मुश्किल हो जाएगा, फिर एग्जाम के समय में रिवीजन कैसे करेंगे, और ये जो लिखने वाली बातें कहां लिखेंगे। तो बेस्ट उपाय, अगर आपको मेरा डिस्कशन और ये मेरे एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं तो सबसे पहले 16 पेज के पीडीएफ का प्रिंट लीजिए और उस हार्ड कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, साथ साथ में नोटिंग करते जाइए, ताकि एग्जाम नाइट में आप इसको रेफर कर सकें। एग्जाम नाइट में ये वीडियो थोड़ी देखनी है, आपको वही हार्ड कॉपी पीडीएफ जो प्रिंट आउट है वो काम आएगा ना। तो प्लीज मेरा तो सजेशन यही रहेगा, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ से कुछ मत पढ़ाई कीजिए, अवॉइड सॉफ्ट कॉपीज। सर अवॉइड सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ कब? फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपरेशन आपके पास कोई पीडीएफ है प्रैक्टिस सेट्स का, एमसीक्यूज का, बुक का, अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, आप उसको अपने एग्जाम्स के लिए फॉलो करना है, तो प्लीज उसका प्रिंट साथ में रखिए और प्रिंट हार्ड कॉपी पे काम कीजिए, सॉफ्ट कॉपी पे मत काम कीजिए। आपकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगी अगर आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ पे काम करेंगे तो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी टीम से परचेज कीजिए, आपको फ्री पीडीएफ दे दिया है, आप प्रिंट कराइए ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। पेज नंबर के रेफरेंस साथ साथ दे रहा हूं, रिवीजन करने में मैं बता भी रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे रिवर्स चार्ज के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किए पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 15 तक, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर कहता है हम इनमें से किस एक्टिविटी को न तो गुड्स ट्रीट करेंगे और ना ही सर्विसेज। तो ये हमें कहां ले जा रहा है एमसीक्यूज? सर शेड्यूल 3 में ले जा रहा है, नेगेटिव लिस्ट सप्लाई चैप्टर। ठीक है, पेज नंबर 23 पे डिस्कशन हो रखा है। शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट्स भी हैं। एग्जाम्स के लिए 4 से 5 मार्क्स के लिए ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, ऑलवेज। पूरी शेड्यूल 3, पूरा का पूरा शेड्यूल 3 जो 2 पेज का डिस्कशन है आपके साथ, जिसमें 8 से 10 हम लोग सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं कि दीज सर्विसेज आर फॉलोइंग इन शेड्यूल 3, दीज आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इनफैक्ट सर ये जो वैल्यू है शेड्यूल 3 वाली वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होती है। सर शेड्यूल 3 की जो वैल्यू है आप उसको एग्रीगेट टर्नओवर, जो रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट होती है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, उसमें काउंट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कहता है कि सर हम इनमें से किसको न तो गुड्स ट्रीट करेंगे ना सर्विसेज। सर कहता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ये तो डिम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है शेड्यूल 1, ये तो शेड्यूल 3 में नहीं है। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये तो शेड्यूल 2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक, जहां पर हम गुड्स और सर्विसेज ट्रीट करते हैं। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, ये है नेगेटिव लिस्ट। सर और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दी, ये है शेड्यूल 3 की लिस्ट और यही आंसर है डी। ठीक है सर, आपने तो शेड्यूल 3 में कुछ पढ़ाया ही नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसा चीज। अरे होता तो जरूर पढ़ाता ना, यानी वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसा कुछ तो आपने शेड्यूल 3 में पढ़ाया ही नहीं, अब तुम मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे हो। अरे उसको अपने ऑप्शन से हटाओ कि ये नहीं है मेरा आंसर, ये नहीं है मेरा आंसर, मेरा आंसर तो यहां अटका हुआ है 3 और 4 डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है यानी आईटीसी है, उसको आप कहां यूटिलाइज कर सकते हो?
सिर्फ टैक्स पेमेंट करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, इनके लिए आप क्या यूज करते हैं? क्लास में क्या पढ़े? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर टैक्स ही सिर्फ पे कर सकते हैं क्रेडिट लेजर से। बाकी अगर आपको टैक्स के साथ इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी पे करना है तो आपको कैश लेजर ही उठाना पड़ेगा। सेक्शन 49 का डिटेल डिस्कशन रखा है पॉइंट 4 में, पेज नंबर 2.3 बता रखा है। अब तुम एग्जाम के लिए कैश लेजर भी रिवाइज कर लेना। कैश लेजर की बात कहां हो रखी है सर? पेज नंबर 2.7 में पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 2.3 में पॉइंट नंबर 3। क्या सर? कैश लेजर से आप कुछ भी पे कर सकते हो, टैक्स, ड्यू टैक्स, आपका सेस और आपका फी, लेट फी, पेनल्टी, कुछ भी। उसके अलावा सर जैसे रिवर्स चार्ज का टैक्स है, कॉम्पोजिशन स्कीम का टैक्स है, टीडीएस, टीसीएस है, ये कैश लेजर से ही पे करते हैं, क्रेडिट लेजर से पे नहीं करते। ये भी क्लास में आपको बता रखा है। क्या क्या? कॉम्पोजिशन स्कीम वाला टैक्स, कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला टैक्स, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स, टीडीएस, टीसीएस वाला टैक्स, आप इसके लिए भी कैश लेजर ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। एग्रीगेट टर्नओवर में हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड, ये सिंपल डेफिनेशन है सर। डेफिनेशन आपको ऑलवेज बोला हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2.6, 4 से 5 मार्क्स के लिए पेज नंबर रेफर किया हुआ है। सेम डेफिनेशन अपने को कॉम्पोजिशन स्कीम में भी काम आता है। और चौथा नंबर इसका सही आंसर है कि हम एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लेते हैं? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इंक्लूडिंग आपका अगर कोई दूसरा ब्रांच है तो आपके जो 2 ब्रांच के बीच में अगर कोई सप्लाई है तो उसको भी लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी अगर कोई है आपकी तो उसको नहीं लेते हैं। टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूड है तो उसको हटा देते हैं। डिटेल डिस्कशन हो रखा है क्लास में। आगे बढ़ते हैं सर। कहता है within how many days a person should apply for registration under GST apart from voluntary registration? सर 30 दिन। डायरेक्ट आंसर है सेक्शन 25(1). आप जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है रजिस्ट्रेशन लेने की बिकॉज ऑफ सेक्शन 22 या बिकॉज ऑफ सेक्शन 24, तो आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे देना है। यही क्लास में पढ़ते हैं रूल 8 की हेल्प से। सर ये सिंपल है आपका, आपने बिजनेस क्लोज कर दिया है, बिजनेस क्लोज करते समय आप फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं और फाइनल रिटर्न का नंबर क्या है? जीएसटीआर 10, पेज नंबर 35 पे डिस्कशन हो रखा है रिटर्न चैप्टर में। सर 3 महीने का टाइम होता है फाइनल रिटर्न फाइल करने का। 3 महीने की डेट कहां से लेते हैं? डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और डेट ऑफ इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। एक होता है इफेक्टिव डेट, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कब से कैंसिल हुआ? सर 4 सितंबर से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। इसका ऑर्डर कब पास हुआ? ऑर्डर 14 सितंबर को पास हुआ है। तो 3 महीने कहां से काउंट करेंगे? 14 सितंबर से 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर। तो आंसर आपका डी। मैंने बगल में यहां रेफरेंस दे दिया है। ठीक, प्लीज बुक से जरूर आप किसी भी टीचर से पढ़ें, मेरे से या किसी और फैकल्टी से, जो मेंशन कर रहा हूं ना वो जरूर देख लेना। अब पेज नंबर तो पता नहीं दूसरे फैकल्टीज का, तो मेरी बुक रेफरेंस में ले लेना। बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, टीम आपको बुक भी दे देगी। टीम से आप बुक भी ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है बुक मेरी। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कहता है आपका एक ही स्टेट के अंदर 3 ब्रांच है, एक जालंधर में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा लुधियाना में। एक ही स्टेट के अंदर। अब इनमें से जो 2 जगह है अमृतसर और लुधियाना, वहां आप कपड़े की डीलिंग करते हैं और जालंधर में जूते बेचते हैं। तो हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं क्या है सर? एक ही स्टेट के अंदर अगर आपके 3 ब्रांचेस हैं, चाहे आपका फील्ड अलग अलग हो, जैसे एक जगह आप कपड़ा बेच रहे हैं, दूसरी जगह जूता बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं तीनों का एक साथ। उसमें से एक को बताइए प्रिंसिपल प्लेस और बाकी सबको बताइए एडिशनल प्लेस। डन। या फिर तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। डन। और एक ऑप्शन है कि सर जालंधर और अमृतसर कपड़े में डील करता है तो मैं उसका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं, और जो मेरा अमृतसर और लुधियाना का सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं और जालंधर का अलग कर देता हूं। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस, ऐसा पॉसिबल है। एक ही स्टेट के अंदर 3 ब्रांच, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो तीनों का एक साथ, तीनों का अलग अलग ले लो, 2 को एक साथ और 1 को अकेले। हो सकता है सर ऐसा? हो सकता है, 100% ऐसा हो सकता है और क्लास में बताया भी है। उसी पर ये क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना इसका। सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है?
सर सीटीपी एनआरटीपी में वैलिडिटी होती है। नॉर्मल केस में रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है? जब तक आप उसको कैंसिल नहीं कर देते हैं तब तक वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। सर रिवोकेशन की एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर देनी है अगर आपने एक्सटेंशन नहीं लिया है? तो पहले क्लास में पढ़ते थे 29 दिन, 30 दिन का कॉन्सेप्ट में अमेंडमेंट आ चुका है। हम सेक्शन 30 की बात कर रहे हैं, साथ में रूल 23 की। सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अब उसको रिवोकेशन की एप्लीकेशन देनी है बिना किसी रिक्वेस्ट के। 90 दिन का टाइम है आपके पास, 90 दिन। आंसर डी है इसका। पहले बी होता था, बी नहीं होगा, 30 दिन की जगह 90 दिन हो गया। और उसमें भी आप कमिश्नर की परमिशन लेके एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक बार रिवीजन जरूर कर लेना पेज नंबर 41 पे जाके। देखो 90 दिन के लिए तो किसी की परमिशन नहीं चाहिए। सर और लेट से आया आप रिवोकेशन का एप्लीकेशन देने के लिए, तो आपके पास अप्रूवल होना चाहिए। तो आपको फर्दर 180 दिन का मौका मिल जाएगा एप्लीकेशन फाइल करने का। एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना कि 180 दिन का जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लेना उसके लिए किसकी अप्रूवल चाहिए। मेरे नोट्स में जाना चाहते हो तो पेज नंबर 41 पे। सर कॉम्पोजिशन स्कीम, कैन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई? नेवर। सर कॉम्पोजिशन स्कीम में आप जीएसटी अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे तो कलेक्ट कर ही नहीं सकते, और इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे करने के बाद उसका आईटीसी नहीं ले सकते। ये क्लास में पढ़े हैं। सर इसमें से कौन सी सर्विसेज है जो एग्जम्प्ट नहीं है? जो एग्जम्प्ट नहीं है, एग्जम्पशन चैप्टर। सर थोड़ी बहुत आपके लिए मैंने यहां मेहनत भी की है, थोड़ी बहुत यहां मेहनत भी की है, मजा आएगा आपको यहां पर सुनने में। और मैंने क्या बोला था, 20 एमसीक्यूज तक मेरे साथ रहो, फिर आपको लगे तो वीडियो बंद करके खुद बना लेना। पीडीएफ है, आंसर दिया वही। लेकिन अब देखो काम की बात। कहता है योगा कैंप, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है वो योगा कैंप चला रहा है तो एग्जम्प्ट है। सर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है बैंक को रूरल एरिया से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी को दो या बैंक को दो फॉर रूरल ब्रांच, तो एग्जम्प्ट होता है। सर एम्पायर सर्विस देता है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को, तो भी एग्जम्प्ट है। बचा कौन? सी। सर सी पहले एग्जम्प्ट होता था, आज से 4-5 साल पहले, कोड ब्लड बैंक की फैसिलिटी। सर अब ये एग्जम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विसेज में पेज नंबर 42 के अंदर पढ़ते हैं। आगे जाके वहीं आसपास मेरे नोट्स में, अगर थोड़ा आगे जाओगे 1-2 पेज आगे तो वहां मिल जाएगा कटा हुआ, कोड ब्लड बैंक में अब कोई एग्जम्पशन नहीं है। प्लीज एम्पायर के साथ क्या ध्यान रखना, एम्पायर, प्लेयर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, ये 5 इंडिविजुअल सर्विसेज देंगे किसको? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स के लिए तो एग्जम्पशंस हैं। गली मोहल्ले में कोई लोकल मैच चल रहा है, सर हमारे मोहल्ले में ना 2 सोसाइटी, उन दोनों के बीच में मैच चल रहा है और मुझे खेलने के लिए बुलाया, रुपए भी मिलेंगे, तो क्या उस पर जीएसटी देना होगा? देना होगा। मैं एम्पायर हूं, लेकिन किसी चैरिटी, कोई चैरिटेबल स्पोर्ट्स इवेंट था, मैं एम्पायर हूं, कोई चैरिटेबल स्पोर्ट्स इवेंट था, वहां एम्पायरिंग करने गया था और वहां मुझे 2 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए मिले एम्पायरिंग करने के, तो क्या वो भी एग्जम्प्ट होगा? नहीं होगा एग्जम्प्ट। तो वही मैंने यहां पर टैक्सेबल बताया। सुनो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर की बात हो रही है, तो ये जो मैंने आपको सामने में लिखा है अभी तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ये क्या? सर अभी अभी तुमने जो पढ़ा उसका रेफरेंस एग्जम्पशन चैप्टर से आ रहा है। एग्जम्पशन चैप्टर पे पॉइंट नंबर 36 पेज नंबर 22। ठीक, क्या है रेफरेंस? सर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देता है उसके रूरल ब्रांच से रिलेटेड तो एग्जम्प्ट है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर के पीछे अगर कोई एजेंट है, इंटरमीडियरी, तो उसकी सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है। एजेंट इंटरमीडियरीज को बोलते हैं, पॉइंट नंबर 36 जाके पढ़ लेना। ये चार्ट क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का तड़का लगा रहा हूं। क्या पढ़े हम लोग? कहता है बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी किसको पे करना होगा? बैंक को। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस दे रहा है रूरल ब्रांच से रिलेटेड तो एग्जम्प्ट, और अर्बन ब्रांच से रिलेटेड दे रहा है, अर्बन ब्रांच से रिलेटेड, तो एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, और आरसीएम भी लगेगा। ऐसा तुमको पढ़ा रखा है, पेज नंबर 11 पे जाओगे तो 5.11 पे। पेज नंबर का रेफरेंस ठीक से लिख लेना। सर एक और चीज वहां बता रखा है, एक और चीज बता रखा है,
कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर की जगह कौन हो, बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट, अगर वो बैंक को सर्विस दे तो आरसीएम नहीं लगता है। देखो, बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट अगर बैंक को अर्बन ब्रांच से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है तो एग्जम्पशंस तो देंगे नहीं, ठीक, और यहां आरसीएम भी नहीं लगता है। हाँ, बट बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट अगर अपने पीछे एजेंट रखा हुआ है, एजेंट से वो सर्विसेज ले रहा है, तो हमने वहां पढ़ा है आरसीएम लगेगा। तो प्लीज ये थोड़ा डिफरेंस एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना। सर, जो चीज एग्जाम्प्ट है वहां आरसीएम कैसा? क्लास से पढ़ाता हूं ना, अगर सर्विस ही एग्जाम्प्ट है तो आरसीएम कैसा, और अगर सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं है तो आरसीएम कहां कहां लगेगा, ये ध्यान रखना। तो वो रिवीजन कराओ। सर, क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, अगर सर्विसेज एग्जाम्प्ट है तो आरसीएम कैसा, और एग्जाम्पशंस नहीं है क्योंकि अर्बन ब्रांच है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा आरसीएम कहां कहां लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर और बैंक के बीच में आरसीएम लगेगा, वेयर एज बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट और बैंक के बीच में कोई आरसीएम नहीं है, लेकिन बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट अगर पीछे अपने किसी छोटे एजेंट से सर्विसेज दे रहा है तो वहां आरसीएम है। हो गया ना डिवीजन अच्छा सा? चलो, चार्ट ध्यान रखना। देखो इस पेज पे क्या लिखना है, कुछ लिखना है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, 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 डन, वीडियो रोक के लिखा। सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये शेड्यूल 2 पे। शेड्यूल 2 पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर तुम टाइटल ट्रांसफर नहीं करोगे तो वो सर्विसेज है, इसलिए ए आंसर है आपका। नेक्स्ट, सर, एग्रीगेट टर्नओवर का डायरेक्ट आंसर है। एग्रीगेट टर्नओवर में हम टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई और एक्सपोर्ट सब लेते हैं। एक्सपोर्ट क्यों लेते हैं सर? क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। लेकिन आपने देखो यहां क्या किया, पेमेंट मेड, तो ये एक तरह से आपकी कौन सी सर्विस है? इनपुट सर्विस है। सर, आपने पेमेंट किया है जीटीए सर्विसेज के लिए, तो ये 3 आपके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। आपका जीटीए वाला सर्विस तो इनपुट सर्विस है, रिवर्स चार्ज लगे ना लगे वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, सर, हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये एमसीक्यूज। हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहां क्या पढ़े हैं सर? आपकी दुकान तो प्लेस ऑफ बिजनेस है ही है। अगर आप अपनी दुकान का स्टॉक अपने घर पे रखते हो तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। और आप अपनी दुकान की बुक्स, आप अपने बिजनेस के जो बही खाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो अगर अपने घर पे रखोगे तो वो भी तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो क्या कहता है, तुम्हारा तेलंगाना स्टेट में एक स्टोरेज हाउस है, तो क्या वो भी तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा? क्या तेलंगाना में भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? आंसर इज यस। अगर तुम वहां से टैक्सेबल सप्लाई करते हो, ये भी क्लास में पढ़े हैं कि सिर्फ ऑफिस होने से नहीं होगा। मेरा दूसरी स्टेट में ऑफिस है लेकिन वहां से मैं कोई टैक्सेबल सप्लाई करता ही नहीं हूं, तो काहे का रजिस्ट्रेशन लूंगा? क्लास में क्या पढ़े हैं? अगर मेरा एक से अधिक स्टेट में ब्रांच है तो मुझे हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कहां कहां? जहां जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं। तो फिलहाल क्वेश्चन प्लेस ऑफ बिजनेस पे है। प्लेस ऑफ बिजनेस तो आपका घर भी हो सकता है, अगर घर में आपने दुकान का स्टॉक रखा है तो, फिर भी तो ये तो तेलंगाना है। सर, एग्जम्प्टेड सप्लाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि नील रेट वाले भी आएंगे, और आपका जो सेक्शन 11 के कारण एग्जम्प्ट है वो भी आएगा, और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी आएगा। तो प्लीज ध्यान रखना, शेड्यूल 3 मत ले आना इसके अंदर। सर, शेड्यूल 3 की जो नेगेटिव लिस्ट वाले आइटम है, नेगेटिव लिस्ट वाले आइटम है, वो एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं होता है। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट के अंदर जो फॉल करता है उस पर आप जीएसटी नहीं देते। क्यों? दे आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। और हम एग्जम्प्टेड सप्लाई किसको बोलते हैं? एग्जम्प्टेड सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है, तो शेड्यूल 3 इसके अंदर कभी नहीं आएगा, प्लीज ये ध्यान रखना। सर, ये डायरेक्ट इंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस की फीस 1,50,000 और उससे कम है, प्लस आप परफॉर्मेंस किसमें कर रहे हैं? फोक और क्लासिकल आर्ट डांस में, तो एग्जम्पशंस। सर, इसमें तो पेंटिंग स्कल्पचर्स में आप आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो एग्जम्पशंस मिलेगा नहीं। इसमें मॉडर्न आर्ट है और इसमें 1,50,000 से अधिक है। पेज नंबर का रेफरेंस मैंने दिया है। क्लास में साफ साफ बता रखा है, एज एन आर्टिस्ट अगर तुम कोई स्टेज परफॉर्म कर रहे हो, हाँ, किसी दूसरे ब्रांड को प्रमोट नहीं करना है,
तो इस चौथे नंबर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम किसी दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो एज ए ब्रांड एम्बेसडर। सर अगर मैं स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा हूं फोक डांस में, क्लासिकल डांस में, लेकिन मैंने साथ में नृत्य करते हुए किसी ब्रांड को प्रमोट कर दिया तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, वहां फिर 1,50,000 वाली लिमिट काम नहीं आएगी। तो ये भी ध्यान रखना है। चलो ये भी पेज हमारा हो गया डिस्कस। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर कौन से एडमिशंस एग्जम्प्ट नहीं है? अगेन एग्जम्पशन चैप्टर का रेफरेंस दिया हुआ है, म्यूजियम, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर यहाँ पर तो हम टिकट प्राइस देखते नहीं है, ऐसे एग्जम्पशन मिल जाता है। और स्पोर्टिंग इवेंट में 500 रुपए तक की अगर टिकट प्राइस रहे तो एग्जम्पशन है, 600 रुपया है टैक्सेबल है। डिस्काउंट दिया है सप्लाई करने के बाद, तो क्या उसको हम वैल्यू में से डिडक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, 15(3) की अगर कंडीशन मेट हो जाए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में तो हम उसको माइनस कर सकते हैं। क्या है कंडीशंस? यही एग्जैक्टली 3 कंडीशन हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर 15(3) ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है 3 to 4 मार्क्स के लिए, जहां पर हम क्रेडिट नोट जीएसटी वाला इश्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सर ये डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा और हम यहाँ जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू कर पाएंगे, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू कर पाएंगे, कैन बी इशूड। यही क्लास में पढ़े। ठीक सर, अगर तुम 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हो, पढ़े क्लास में आपका आईटीसी चैप्टर, अगर आप 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो जो भी आपने आईटीसी ली है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, अपनी आउटपुट लायबिलिटी में उसको ऐड करना पड़ेगा। बोलता है 45 दिन, 90 दिन, 180 दिन या 1 साल। सर सी आंसर है। क्लास में पढ़े हैं कि अगर आप किसी इनवॉइस को कोई गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, आईटीसी ले लेते हैं तो उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर करनी करनी। उसके भी एक्सेप्शंस हैं, डिम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वाला हो या आरसीएम लगे तो वहां 180 दिन वाला प्रोविजन काम नहीं करता है। तो एक बार वो पोर्शन रिवाइज कर लेना आप। सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका स्टेट लेवल पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो डिम्ड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा सेंट्रल लेवल पे? यस। रिवोकेशन अगर हुआ है स्टेट लेवल पे तो सेंट्रल लेवल पे मान लिया जाएगा रिवोकेशन। अगर स्टेट लेवल पे कैंसिल हुआ है तो सेंट्रल लेवल पे डिम्ड मान लिया जाएगा कैंसिल हुआ है। तो मोटा मोटी 1 और 2 सही है। सर लॉट और लॉट में अगर आ रहा है सामान तो आईटीसी कब मिलेगा? जब आपका सारा लॉट आ जाए। ठीक है, आपको आईटीसी कब तक नहीं मिलेगा? जब तक लास्ट लॉट आपको रिसीव नहीं हो जाए। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट 16(2) हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, पेज नंबर का रेफरेंस सब दिया हुआ है। सर ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया है, सेक्शन 29(5) पेज नंबर 36, सेक्शन 29(2) पेज नंबर 35 और उससे रिलेटेड रूल 21 पेज नंबर 37। प्लीज रिवीजन कर लेना, 4 से 5 मार्क्स के लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस एरिया से। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। अगले पेज पे चलते हैं। (31) आईटीसी से रिलेटेड है। आईटीसी में स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं बैंक्स के केस में कि बैंक्स वाले, देखो बैंक्स के केस में अगर आप टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं और एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि जो भी आप इनपुट में इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स खरीदते हैं वो एग्जम्प्टेड की तरफ जा रहा है तो आईटीसी मत लो, और टैक्सेबल की तरफ जा रहा है तो आईटीसी लो। क्या तो आप ये कर लो 1-to-1 मैचिंग? सर बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है। हम कौन सी मेरी इनपुट सर्विसेज किधर जा रही है, टैक्सेबल की तरफ, कौन जा रहा है एग्जम्प्टेड की तरफ, मुझे नहीं मालूम है। तो बोलता है फिर ऑप्शन ले लो, आप ऑप्शन ले लो, आपके पास जितनी भी आईटीसी है इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज की मंथली बेसिस पर उसको हाफ कर दो, बस। तो यही दिया हुआ है। या तो सर आप अपनी आईटीसी को रोक दो टैक्सेबल सप्लाई की तरफ, और या फिर टोटल आईटीसी को हाफ कर दो और आधा तुम्हारा लैप्स कर जाएगा। सेम चीज क्लास में डिट्टो पढ़ते हैं सेक्शन 17(4), जहां पर बैंक्स के ये पास ऑप्शन है, उसी पर ये एमसीक्यूज है। सर अगला अगेन आईटीसी है। आईटीसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर तुमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की, मान लो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की परचेज की है और उस पर जीएसटी मान लो 10,000 रुपया दिया है। अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,10,000। अगर तुम इनकम टैक्स में 1,10,000 पे डेप्रीसिएशन ले लोगे
इनकम टैक्स में अगर तुम 1,10,000 पे डेप्रीशिएशन लोगे तो फिर जीएसटी में 10,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। यही पढ़ते हैं। सर आईटीसी लेना चाहते हो 10,000 का तो फिर डेप्रीशिएशन किस पे लो, 1,00,000 पर। उसी पर ये क्वेश्चन है, सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट। अब तुम जीएसटी पे डेप्रीशिएशन ले रहे हो इनकम टैक्स में, तो फिर यहां आईटीसी तुमको नहीं मिलेगा। ठीक, अगेन वेयर हाउस का क्वेश्चन है। सर मैं आपको पहले बता चुका हूं 46, 47, 50 एंट्री नंबर कर लो तो वहां राइस, एप्पल, पल्स, पोटैटो सब कवर हो जाएंगे। फ्रूट्स भी कवर है वहां पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कवर है जिसकी वेयर हाउसिंग की सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं। सर इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रिलेटेड पर्सन, सर सप्लाई चैप्टर में या वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में रिलेटेड पर्सन का कॉन्सेप्ट है। रिलेटेड पर्सन के कॉन्सेप्ट में फैमिली मेंबर्स में स्पाउस और सन और डॉटर की जब बात आती है तो नहीं देखा जाता है कि दे आर डिपेंडेंट और नॉट। लेकिन जब हम देखो सप्लाई चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डिम्ड सप्लाई के अंदर शेड्यूल 1 डिम्ड सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन वाली सप्लाई को हम सप्लाई मान लेते हैं शेड्यूल 1। उसमें आता है कि अगर आप रिलेटेड पर्सन से डील कर रहे हैं, अब रिलेटेड पर्सन कौन है, तो रिलेटेड पर्सन में आते हैं फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स के डेफिनेशन में कौन आते हैं, तो स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन सन और डॉटर। वहां पर डिपेंडेंसी इज नॉट अ कंडीशन। लेकिन फैमिली में और भी लोग हैं, कौन कौन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी कवर है यहाँ पर। इनकम टैक्स में जब फैमिली के डेफिनेशन में जाते हैं तो वहां ग्रैंड पेरेंट्स कवर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, लेकिन ये लोग रिलेटेड पर्सन कब कहलाएंगे, जब ये हो लोग होली और मेनली डिपेंडेंट हो। तो उसी पर ये क्वेश्चन है कि मैंने इंपोर्ट की है सर्विसेज इंडिया में। सर जब आप इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज बिजनेस के कोर्स में विदाउट कंसिडरेशन, सर हम बिजनेस के कोर्स में करेंगे, लिखा हुआ है विदाउट कंसिडरेशन, यानी ये क्वेश्चन किसका है, शेड्यूल 1 डिम्ड सप्लाई का है। अब अगर आप ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से करते हैं तब ये डिम्ड सप्लाई है। तो सर सन वेल सेटल्ड है, कोई बात नहीं। सन अगर इंडिपेंडेंट भी है तो भी ये क्या है, डिम्ड सप्लाई है। ठीक, उसके अलावा ब्रदर वेल सेटल्ड है। सर ब्रदर फिर रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आया क्योंकि ये वेल सेटल्ड ब्रदर है। ब्रदर होली डिपेंडेंट, ये आ जाएगा रिलेटेड पर्सन में। डॉटर कोई भी हो, होली डिपेंडेंट हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सन और डॉटर में डिपेंडेंसी नहीं देखेंगे, स्पाउस हस्बैंड वाइफ में भी नहीं देखेंगे, लेकिन ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में देखेंगे। उसके हिसाब से आपका ए आंसर आ रहा है। शेड्यूल 1 डिम्ड सप्लाई पर क्वेश्चन है ये। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, आपकी डिम्ड सप्लाई हो सकती है अगर ये हम रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करें सर्विसेज को। पढ़ते हैं क्लास में डायरेक्ट डिम्ड सप्लाई, और ऐसे भी डिम्ड सप्लाई आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्लास में बोला हुआ है। रिवीजन करते समय ध्यान रखना। सर कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन नहीं मिलेगा कब, जब आप आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। 7-8 आइटम दिए हुए हैं, उसकी ट्रेडिंग अलाउड है। कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि कुछ आइटम की मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको हम कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे। उसमें एक आइटम आपका आइसक्रीम भी है, लेकिन आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग पर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग पर तो मिल ही सकता है। सर रेस्टोरेंट सर्विसेज पर भी मिलता है। बैंक इंटरेस्ट की अर्निंग एग्जम्प्ट होती है, और हम लोग क्लास में पढ़े हैं कि ये अर्निंग रहेगी तो भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकता है। एक ही चीज खटक रहा है इसमें, कौन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम। ये पेज भी आपका कंप्लीट है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट पेज पे। सर रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अमेंडमेंट भी है, प्लीज ध्यान रखना, अमेंडमेंट को कर लेना सेकंड प्रिंट वाली बुक से। सेकंड प्रिंट वाली जो मेरी 14th एडिशन की बुक है उससे वो अमेंडमेंट भी कर लेना। सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी इनवॉइस नहीं इशू करे तो फिर 60 दिन वाली बात हम नहीं देखेंगे। फिर जो रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करता है उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है। क्लास में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो रखा है, लेकिन फिलहाल अपना यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है तो उस केस में क्या देखते हैं, रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई निकालते समय सर उसमें हम लोग 60 दिन आगे बढ़ जाते हैं, उसको लेते हैं। और या फिर हम पेमेंट कब किए हैं, पेमेंट के लिए क्या देखते हैं, बैंक में डेबिट कब हुआ और बुक्स में एंट्री कब हुई है, विच एवर इज अर्लियर। तो भाई अर्लियर ऑफ द ऑल 3, सिंपल है। सर
हम बैंक्स की एंट्री देखते हैं, बैंक्स में डेबिट कब हुआ और बुक्स में एंट्री कब हुआ, विच एवर इज अर्लियर, तो ये देखते ही देखते हैं। उसके बाद उसको किससे कंपेयर करते हैं, इनवॉइस की डेट में 60 दिन आगे चलते हैं। रिवर्स चार्ज गुड्स का केस होता है तो 30 दिन आगे चलते हैं। 13.3 क्लास में पढ़े में आप सप्लायर की इनवॉइस की रेट देखो, उसमें 60 दिन जोड़ के आगे बढ़ो और फिर एक दिन और जोड़ो, ठीक, तब हमें मिलता है वो 61st डे। क्या तो वो हो सकता है टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर पेमेंट की डेट हो सकती है। रिवर्स चार्ज में हम लोग 13.3 यहां फॉलो करते हैं। सर कौन सी चीजें यहां रिवर्स चार्ज में फॉल नहीं करेंगी, तो ट्राइब्यूनल की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है, स्पॉन्सर की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है, चाहे आप फर्म को दो या बॉडी कॉर्पोरेट को दो। खाली वो अमेंडमेंट ध्यान रख लेना, अमेंडमेंट ध्यान रख लेना। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में सर्विसेज अब कौन दे रहा है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन सर लास्ट वाला रिवर्स चार्ज में नहीं लग रहा है, कौन, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज आप रेसिपिएंट में कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो तब आरसीएम लगता है रेंटिंग के केस में। रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से, तुम आरसीएम पहले ही तुमको बोला हुआ रिवीजन करने के लिए। सर कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, तो सर ये एंट्री टिकट जिसका 550 रुपए, ये तो एग्जम्प्ट नहीं है सर, ये एग्जम्प्ट नहीं है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट नहीं है। सर बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया में हो तो वो एग्जम्प्ट नहीं होता। सर फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विसेज सिर्फ ये वाली एग्जम्प्ट है इसमें। सर मोटर व्हीकल पर आईटीसी कब मिल सकता है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हो तो भी मिलेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो, तुम ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो, सर ये तो सब एक्सेप्शंस की कैटेगरी है, ब्लॉक क्रेडिट में ये फॉलो नहीं करता है। सर व्हीकल पर आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन इन सब केसेस में आप जितना मन आईटीसी ले सकते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का केस कब हो सकता है, तो सर इसमें आप कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो कहता है पर्सन जो एक्सक्लूसिवली वैसी सप्लाई में डील करता है जहां पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो यहां तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की अप टू 20 लाख, यहां भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सर सर्विसेज के डील कर रहे हैं इको के थ्रू 20 लाख रुपए तक, यहां भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये देखिए पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, तुम एजेंट हो, दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ में तुम गुड्स और सर्विसेज में डील करते हो, डायरेक्ट सेक्शन 24 आप पढ़ोगे तो ये एंट्री मिल जाएगी। सर यहाँ इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन मेकिंग सच सप्लाई विच आर कवर्ड इन रिवर्स चार्ज, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सप्लायर हूं और मैं 100% वैसी सप्लाई कर रहा हूं जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो सेक्शन 23 रिलैक्सेशन देता है, कहता है मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी सप्लाई करूं उस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है 100%, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैं सप्लाई में डील कर रहा हूं जिसपे रिवर्स चार्ज है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें अमेंडमेंट से क्लास में बात हो चुकी है। अमेंडमेंट में क्या ध्यान रखना, वो सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप वाला नहीं होना चाहिए, सप्लायर अदर देन सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप वाला होना चाहिए। सर मेटल स्क्रैप वाला सप्लायर हो तो फिर देखेंगे टर्नओवर 10, 20 और 40 लाख का टर्नओवर देख के रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। क्लास में डिटेल चर्चा हो रखी है, फिलहाल एमसीक्यूज का आंसर आ चुका है। सर एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन कब लेना है, बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले। ये सीटीपी पे भी बात एप्लीकेबल है और एनआरटीपी पे भी बात एप्लीकेबल है। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन डन डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट सर रजिस्ट्रेशन वैलिड कब तक होता है, जो सर्टिफिकेट में पीरियड लिखा और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर, सी आंसर। एनआरटीपी सीटीपी पे। सर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है एनबीएफसी, ये तो नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं सर इनवॉइस इशू करने की 2 चीजें, एक 30 दिन और एक 45 दिन, ये तो 45 दिन पर आंसर है आपका। In case taxable supplier services by a NBFC to other than a distinct person, invoice shall be issued within a period of 45 days. डायरेक्ट आंसर है। सर गुड्स अप्रूवल के लिए भेजा है तो इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हैं,
जिस दिन सप्लाई हुई है, और या फिर 6 मंथ्स। क्लास में डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, शायद सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 हम लोग पढ़ते हैं, पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है। गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजते हैं तो उसमें इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए? तो सर जिस दिन सप्लाई कंक्लूड हुई है और या फिर जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर। मान लो हमने गुड्स भेजा है अप्रूवल के लिए और अगला 6 महीने तक अप्रूव ही नहीं कर रहा है, तो डीम्ड सेल मान के इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, हम लोग पढ़ते भी है क्लास में। सर गुड्स के केस में 3 कॉपी, सर्विसेज के केस में 2 कॉपी, लेकिन प्लीज ध्यान रखना इनवॉइस के केस में कॉपी नहीं चलती है। सर इसमें से कौन से टैक्सेस को पहले डिस्चार्ज करेंगे? तो डायरेक्ट आंसर है, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं सेक्शन 49(8) की थ्योरी। सबसे पहले आपको करंट पीरियड, सबसे पहले प्रीवियस पीरियड का आपको टैक्स डिस्चार्ज करना है, उसके बाद करंट पीरियड का। सर पिछला कोई टैक्स आपका पेंडिंग है, पिछला महीना का टैक्स पेंडिंग है, रिटर्न पेंडिंग है, तो आप करंट मंथ का जीएसटी फाइल नहीं कर सकते हैं। मान लो करंट मंथ का GSTR1 फाइल करना है, GSTR3 भी फाइल करना है, तो उसके पहले आपको क्या करना होगा? प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई भी पेंडिंग GSTR1, 3 भी है तो उसको फाइल करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसका टैक्स जमा होगा ही होगा। ऑर्डर वही है जो यहाँ दिया, सबसे पहले पिछले टैक्स पीरियड का कोई पेंडिंग टैक्सेस है तो उसको पे करो, उसके बाद करंट पीरियड का, उसके बाद अगर डिपार्टमेंट से कोई डिमांड आ रखी है तो उसका, वहां पे एक नया सेक्शन 74A का रेफरेंस ऐड हुआ है। सर फाइनल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? तो वही 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और इफेक्टिव डेट विच एवर इज रिलेटेड, ये तो डायरेक्ट आंसर है। रिलेटेड पर्सन की बात अभी अभी हमने पढ़ी थी कि सर ग्रैंड आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कब? जब वो डिपेंडेंट होता, तो ग्रैंड पेरेंट्स को कभी भी हम रिलेटेड पर्सन नहीं कह सकते, ये गलत है। ग्रैंड पेरेंट्स को ऑलवेज रिलेटेड पर्सन कह सकते हैं, ये भी गलत है। ग्रैंड पेरेंट्स को रिलेटेड कब कहेंगे? जब दे वो आर होली डिपेंडेंट, ये सही लग रहा है। रिलेटेड कब कहेंगे? जब दे आर नॉट डिपेंडेंट, ये गलत, सी सही। अभी अभी पढ़ा हमने, रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में ग्रैंड पेरेंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट होली और मेनली होने चाहिए। देखिए यहाँ कुछ नंबर नोट करना है क्या? डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। देखो सर एमसीक्यू की क्लास, कोई भी एमसीक्यूज की क्लास जब आप लेते हो तो ये रटने वाली बात नहीं है कि सर ने पढ़ाया हम रट लेंगे। आप एमसीक्यू की कोई भी वीडियो अटेंड करो यूट्यूब पे, या एमसीक्यू से रिलेटेड आप है ना पीडीएफ रेफर करो बनाने को। समझ में कब आएगा, मजा कब आएगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपने जीएसटी के जो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर रखे हैं तभी आपको ये इफेक्टिव लगेगा, वरना आपको ये चीज बोरिंग लगेगी, आपको लगेगा सर ठीक से बता ही नहीं रहे। तो बेस्ट क्या होता है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए चैप्टर वाइज, और उसके बाद किसी भी टीचर की, अपने टीचर की बना लो या किसी दूसरे टीचर की एमसीक्यू बुकलेट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से बना लो, लेकिन पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है जब क्लास में हम लोग इतना डिटेल्ड में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो उतना डिटेल डिस्कशन तो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है, हाँ जी ये बात हुई थी, ये आंसर है, ये बात हुई थी, ये आंसर है। अब ये बात हुई थी वो आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो फॉलो करते हो वहां जरूर पढ़े होंगे। अब आपने पढ़ाई करते समय सेलेक्टिव स्टडीज की है, सर हम ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे, ये चैप्टर करके जाएंगे, ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे, इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के जाएंगे, तब तो एमसीक्यूज समझने में दिक्कत होगी आपको। सर एमसीक्यूज तभी अच्छा लगेगा आपको डिस्कशन करना जब आपको कंप्लीट नॉलेज हो चैप्टर की, सिलेबस की। मैं तो यही कहूँ। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या पढ़े हैं क्लास में? अभी भी पुराने टैक्सेस लग रहे हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी तो लग रहा है, प्लस साथ में अगर इंटर स्टेट है तो सीएसटी और इंट्रा है तो वैट। इसने आंसर सी हो जाए। सर अगर तुमने इनवॉइस इशू की है 20 जनवरी को, नहीं, मिस्टर ए हैज अ टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम, सर्विसेज तुमने ली है और तुम्हारे पास इनवॉइस जनवरी 2025 की है, तो लास्ट कब तक तुम आईटीसी इस पे ले सकते हो? सर अगले साल के 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। डायरेक्ट आंसर है 16/4 से। सर किस केस में आईटीसी नहीं मिले? सर पर्सनल कंजम्पशन पे आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को मेंबरशिप दे रखी है क्लब की, यहाँ भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने कंपनी की इंटरनल पॉलिसी के कारण लीव, वेकेशन, ट्रेवल बेनिफिट्स दे रखा है। सर अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती तब आईटीसी मिल जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से
ट्रेवल फैसिलिटी दी है, क्लब मेंबरशिप दी है। सर ब्लॉक क्रेडिट 17(5) कहीं भी आए कुछ नहीं। सर गुड्स के डेफिनेशन में कौन नहीं आएगा? गुड्स एक्सक्लूड्स मनी, गुड्स एक्सक्लूड्स शेयर्स। तो सर शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी नहीं आएंगे गुड्स के डेफिनेशन में। 10 पैसा कॉइन जिसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है, सर ये मनी नहीं होता। क्या ये मनी है? नहीं सर, ये ओल्ड करेंसीज हैं जो अब बंद हो चुकी हैं, जिसकी एक न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है। मनी का डेफिनेशन आपने बुक में पेज नंबर 4.4 में मनी का डेफिनेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जो पुराने कॉइन्स है जो अब नहीं चलते हैं। तो सर 10 पैसे का कॉइन का वैल्यू कितना है? 100 रुपए। तो ये वो वाली करेंसी है जो अब नहीं चलती है, आउटडेटेड हो चुकी है, और ये न्यूमिस्मेटिक वैल्यू इसकी एक अपनी पुरानी वैल्यू है। नहीं कहते एक पैसा जो पुराना 100 साल पुराना एक पैसा अगर तुम्हारे पास है तो उसकी आज की वैल्यू 1000 रुपए की है, ये वो चीज है। तो सर ये मनी नहीं है, और मनी नहीं है तो फिर ये गुड्स है। तो सर गुड्स में लॉटरी टिकट एक्शनेबल क्लेम्स आता है, यस आता है, और 10 पैसा जिसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपए। सर 10 पैसे की वैल्यू 10 पैसे है, तब तो वो मनी है, और मनी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता। रेफर कर लीजिए, गुड्स का डेफिनेशन भी पढ़ा रखा है क्लास में, मनी का डेफिनेशन भी पढ़ा रखा है क्लास में, पेज नंबर कोट किया हुआ है। सर तुम ज्वेलरी बेचने जा रहे हो दूसरी स्टेट में, ऑब्वियस सी बात है सीटीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कहता है तुमको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोल के रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ट्रू। तुमको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का आइडिया लेके एडवांस में टैक्स जमा करना होगा, ट्रू। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़े हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। बट बोलता है दिल्ली में तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ये गलत है, ये फॉल्स है। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मैं दूसरी स्टेट में जहां मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, टेम्पररी मैं 4, 5, 10 दिन 20 दिन के लिए बिजनेस करने जाऊं, ठीक है। दूसरे स्टेट में मेरा कोई ट्रेड फेयर लग रहा है, वहां मेरे पास प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और मुझे रजिस्ट्रेशन लेके माल बेचना है, तो कौन सी कैटेगरी में जाना होगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका सी। सी फॉल्स है। कहता है इसमें से एग्जम्प्टेड सप्लाई कौन है? सर सेल ऑफ लीकर, ये भी एग्जम्प्टेड सप्लाई है। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू बाय हॉस्पिटल, ये भी एग्जम्प्टेड सप्लाई है। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देना, ट्रांसमिशन, तुम्हारे घर जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, ये भी एग्जम्प्टेड सप्लाई। सर ये दोनों तो हम लोग एग्जम्प्टेड चैप्टर में पढ़ते हैं, एग्जम्पशन की चैप्टर में। और सेल ऑफ लीकर इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर सेल ऑफ लीकर तो क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। हाँ, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी तो एग्जम्प्टेड सप्लाई के डेफिनेशन में आती है, जाके पढ़ो, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा रखा है। ये भी पेज आपका कंप्लीट हो गया। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर अगर हम हेल्थ सर्विसेज देते हैं रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो वो एग्जम्प्ट होता है, चाहे वो एलोपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, है ना। काफी लंबी लिस्ट है, 7-8 तरीके उसमें कवर्ड है। आप एक बार वो देख लीजिएगा, पेज नंबर 6.42 पे जाके पॉइंट नंबर 63। सर एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, इसके अलावा होम्योपैथी, कौन कौन सी कैटेगरी है रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जो अगर डॉक्टर हॉस्पिटल वाले अगर सर्विसेज दें उस एरिया में, तो वो एग्जम्प्ट होता है। एग्जम्प्ट है, तीनों कैटेगरी कवर्ड है। सर हेल्थ केयर सर्विसेज में कौन सी कैटेगरी एग्जम्प्ट है? केमिस्ट शॉप चला रहा है, मेडिसिन बेच रहा है, ये एग्जम्प्ट नहीं है, तो टैक्सेबल हो जाए। फूड सप्लाइड बाय अ कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज पर द डाइट, ये एग्जम्प्ट है। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको तुम उनके प्रिस्क्राइब्ड डाइट के हिसाब से खाना खिला रहे हो, तो सर ये हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट माना जाएगा, एग्जम्प्ट है। अगर तुम खाना विजिटर और अटेंडेंट को खिला रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। और हॉस्पिटल के कैंपस में एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज चल रही है, तो ये भी टैक्सेबल है, क्लास में पढ़े हैं। सर एडवांस गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं है, ये नोटिफिकेशन नंबर का रेफरेंस क्लास में लेते हैं। तो तुमने एडवांस लिया है 1 अप्रैल को, ये टाइम ऑफ सप्लाई होगा? नहीं होगा। इनवॉइस कब इशू किया? 15 अप्रैल को। गुड्स रिमूव कब किया? 25 अप्रैल को। तो गुड्स रिमूव करने से पहले इनवॉइस इशू कर दी ना, तो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन तुमने इनवॉइस इशू। डन, आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई पे अगेन क्वेश्चन है। लीगल सर्विसेज, लॉयर रजिस्टर्ड है, और ये एग्जम्प्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर रेसिपिएंट का टर्नओवर 42 लाख है, तो मतलब मोटा मोटी लॉयर की सर्विसेज एग्जम्प्ट कब होती हैं?
जब बिजनेस एंटिटीज का टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख क्रॉस नहीं करता। ऐसा भी नहीं है इसमें क्रॉस कर चुका है। तो अब हम लोग 13(3) के थ्रू आंसर देंगे। सर पेमेंट कब की है? तो बैंक में डेबिट हुआ है 5 मई को और बुक्स में एंट्री हुई है 1 मई को, विच एवरेज अर्लियर 1 मई, और 60 दिन लेते हैं इनवॉइस की रेट से। तो लॉयर ने इनवॉइस कब इशू किया है? 15 अप्रैल। इसमें हम 60 दिन आगे निकलेंगे, फिर 1 दिन और आगे निकलेंगे। तो सर ऐसे करते करते तो मई से बहुत आगे चला जाएगा, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई में जाएगा। तो बेटर है 1 मई हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विच एवरेज अर्लियर लेते हैं। सर क्या लेते हैं? इनवॉइस की रेट से 61वां दिन और पेमेंट की रेट विच एवरेज अर्लियर। तो 61वां दिन तो सर जून जुलाई में जा रहा है, तो हम क्यों काउंट करें? मई आंसर दे के आगे बढ़ेंगे, काउंट करने की जरूरत क्या है? और सर काउंट करना पड़े तो आप 15 अप्रैल से 60 दिन आगे चलना। तो अप्रैल में और कितने दिन बचे? 15। मई में कितने दिन होते हैं? 31। और जून में अब कितना हो गया? ये यहां से यहां हो गया 46, 14 दिन जून के। तो 1 दिन और आगे चलो, 15 जून, 61st डे। सर 61st डे हुआ 15 जून और पेमेंट की डेट हुई 1 मई, तो विच एवरेज अर्लियर 1 मई आंसर होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें से कौन एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के? कौन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? तो सर गारमेंट्स बेच रहे हो 78 लाख, ओके। रेस्टोरेंट है 98 लाख, ओके। कुरियर सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज में तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर 90 लाख है, तो ये चला गया 10(2)A में, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं? 50 लाख। बस यही आंसर है। बाकी तो देखो, यहाँ ग्रोसरी आइटम बेच रहे हो, यहाँ रेस्टोरेंट चला रहे हो और यहाँ गारमेंट्स बेच रहे हो, इन सब में तुम्हारा 10(1) लगेगा। और 10(1) में हम लोग क्या देखते हैं? 1.5 करोड़। एक अहमदाबाद में है, एक दिल्ली में है, एक उड़ीसा में है। तो कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो है नहीं जो 75 लाख देखेंगे। एक फंस गया, सी आंसर। डन डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। अगले पेज पे। सर assuming that all activities are given or taken for a consideration, ठीक है, कंसिडरेशन है मतलब सप्लाई है। अब इसमें से कौन सा सप्लाई नहीं है? तो मोटा मोटी हमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस, ओके, सप्लाई है। एम्प्लॉय एग्रीइंग नॉट टू वर्क और बदले में रुपया ले लिया, ठीक सर, ये भी सप्लाई है। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन, ये भी सप्लाई है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो डायरेक्ट शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है और यही हमारा आंसर है। सर डी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज बिकॉज ऑफ शेड्यूल 3। आगे बढ़ते हैं। सर तुमने माल बेचा है 2,55,000 का, बट माल जो बेचा उसमें से कुछ डिफेक्ट्स हो गया और उसने गुड्स लौटा दिया तुमको, और लौटाने पर सामने वाले ने डेबिट नोट इशू कर दिया। कोई बात नहीं, सामने वाले ने किया डेबिट नोट, तुम क्रेडिट नोट इशू करोगे, यस। और सेम मंथ में, तो सेम मंथ में जीएसटी लायबिलिटी में तुमको 40,000 माइनस करना होगा, उसके बाद 18% निकालना आंसर। अगर सेम मंथ नहीं होता तो तुम्हारी लायबिलिटी 2,55,000 इंटू 18% होती, और जिस महीने ये लौटाया गया उस महीने की जो टर्नओवर होता उसमें 40,000 माइनस कर देते। मान लो इस महीने मैंने बेचा 2,55,000, अगले महीने बेचा मैंने 4 लाख का माल, तो मैं 4 लाख में 40,000 घटाता अगर ये अगले महीने लौटता तो। लेकिन इसी महीने में माल बेचा, रिजेक्ट होके वापस आ गया और मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दी, तो सेम मंथ में एडजस्ट करके जीएसटी लायबिलिटी निकाल दो, क्या दिक्कत है? सर कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है, कहता है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हो 10(1), 10(2), तुमने गुड्स बेचा है फोर्थ क्वार्टर में 15 लाख का गुड्स बेचा है। तो सर सिंपल आंसर, 15 लाख का गुड्स बेचा है तो 0.5% सीजीएसटी और उतना ही एसजीएसटी। आंसर तो आ गया मेरा। आगे जो भी चीज है बकवास है। सर एप्लीकेबल जीएसटी रेट 12%, गलत बात, कॉम्पोजिशन स्कीम में 12% रेट है ही नहीं। उसके बाद तुमने परचेज किया है गुड्स 955 का, वहां पर जीएसटी पे किया है। तुमने और गुड्स परचेज किया है दूसरे स्टेट से, वहां पर तुमने आईजीएसटी पे किया है, क्या फर्क पड़ता है? सर जीएसटी पेड ऑन परचेजेस, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस पर तो हमें आईटीसी मिलेगा ही नहीं, तो बाकी इंफॉर्मेशन तो इररिलेवेंट है, कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। सर कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है, तुमने परचेज कहां से किया, कौन सा टैक्स पे किया, उसको भूल जाओ,
सप्लाई पे जो कंपोजिट रेट है वो लगा दो। हम लोग क्या पढ़ते हैं 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, वो लगा के अपना आंसर पकड़ो और आगे निकलो। क्या ही करना है इसमें। नेक्स्ट आईटीसी का क्वेश्चन है। सर रघु ने अपने बिजनेस में सीए से सर्विसेज ली, ऑडिट करवाई, ओके आईटीसी मिल जाएगा। टैक्स ऑडिट करवाई, ओके आईटीसी मिल जाएगा। अपनी वाइफ का रिटर्न भरवाया, सर ये तो पर्सनल है, पर्सनल चीजों पर आईटीसी नहीं मिलता। और बुक्स की ऑडिट करवाना, टैक्स ऑडिट करवाना, ये 17(5) में कवर हो ही नहीं रहा, ब्लॉक क्रेडिट है ही नहीं सर। तो सर जो 70,000 रुपए के खर्चे तुमने किए हैं उसमें से सिर्फ 65,000 रुपये आईटीसी मिलेगा, बाकी पर्सनल हो गया 5,000 वाइफ का आईटीआर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है। तुमने एक सेल कर रखी है इंटर स्टेट, उस पर आईजीएसटी की लायबिलिटी आ गई, और बाकी इंटर स्टेट परचेज है, इंट्रा स्टेट परचेज है जिस पर आईटीसी आ गया। आराम से एडजस्ट कर लो तुम। आईजीएसटी की लायबिलिटी से तुम आईजीएसटी का क्रेडिट एडजस्ट कर लो, सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद फाइनली 3600 रुपये तुम कैश लेजर से पे कर दो। यही क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें, कैश लेजर से कितना टैक्स पे कर दो। तो आईटीसी लेने के बाद जो बैलेंस बच रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन एग्जाम का हो ही नहीं सकता। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, चलो अगले पेज पे। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का बेहतरीन क्वेश्चन क्या हुआ है सर इसमें। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग 15(2) की एडजस्टमेंट्स करते हैं फ्रेट की, फ्रेट की, है ना, याद है टीटीआईएस, टीटीईआईएस। 15(2) वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में टीटीआईएस की 5 चीजों की एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो तुमने अगर गुड्स की डिलीवरी की है और कंडीशन है कि गुड्स की डिलीवरी कस्टमर के यहां करनी पड़ेगी। सर गुड्स 2,05,000 का बेचा है, 2,05,000 का, और सेल्स की कंडीशन है कि इसकी डिलीवरी हमें क्लाइंट पे करनी पड़ेगी जिसका फ्रेट हम ले रहे हैं 2,400 रुपए, और इट इज अ कंडीशन टू सेल। जब तक हम उसके प्लेस पे डिलीवर नहीं करेंगे सेल नहीं मानी जाएगी। हमने क्लास में क्या पढ़ा है कि इस 2,400 को हम सेल प्राइस में ऐड करेंगे। अच्छा, बेचने वाला क्या कर रहा है, 5% का जीएसटी लगा रहा है गुड्स के प्राइस में, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर अलग से 12% लगा रहा है, तो ये तो गलत है ना। सर ये जो 2,400 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ये अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये गुड्स की प्राइस में ऐड हो जाएगा और गुड्स वाला जीएसटी रेट लगेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन ले लिया, 6 महीने तक तुमने फिर कोई रिटर्न फाइल नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा प्रॉपर ऑफिसर। उसने कैंसिल करके तुम्हें ऑर्डर थमा दिया 31 जुलाई को। ठीक, अब तुम रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हो, तो हमने एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर देना है, 90 दिन के अंदर। 90 दिन कहां से काउंट करेंगे, जिस दिन तुमको ऑर्डर रिसीव हुआ है, 31 जुलाई के बाद 90 दिन, तो आपका आंसर डी पहुंच जाए। 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है, सेक्शन 30 और रूल 23 रजिस्ट्रेशन चैप्टर। सर गुड्स में क्या आता है, गुड्स में एक्शनेबल क्लेम्स आएगा, यस। ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच्ड, जिसको हम एग्री कर चुके हैं काटना बिफोर सप्लाई, ये भी आएगा। मनी नहीं आएगा, सिक्योरिटीज। डायरेक्ट गुड्स के डेफिनेशन पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रेफर किया है गुड्स का डेफिनेशन सप्लाई चैप्टर से। हिमाचल प्रदेश में तुम एक नया बिजनेस करना चाहते हो, पहले मंथ में तुमने इंट्रा स्टेट सप्लाई की है, एग्जम्प्टेड सप्लाई की है, दिक्कत यहाँ आ गई। तीसरे नंबर में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, दिक्कत यहाँ आ गई। ठीक, तो तुमको क्या रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? हाँ सर मैंडेटरी है, इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया तुमने गुड्स का वो, और जो कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है, और तुमने उसका इंटर स्टेट सप्लाई किया है, तो सर 1 रुपया का भी माल बेचोगे तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, चलो अगले पेज। सर कहता है विदाउट कंसिडरेशन की सप्लाई है, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग आंसर देना है। इंडिपेंडेंट केसेस में कौन कौन सी डिम्ड सप्लाई होगी? तो सर स्टॉक ट्रांसफर किया है तुमने, स्टॉक ट्रांसफर किया अपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, तो सर ये तो डिम्ड सप्लाई है। उसके अलावा तुमने एसी का परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उस पर तुमने डीलर ऑफ एसी है, मोटर व्हीकल का परमानेंट ट्रांसफर किया, लेकिन उस पर पहले आईटीसी नहीं ले रखा था, तो सर ये शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। सर एम्प्लॉय को 21,000 का गिफ्ट मिला अपने एम्प्लॉयर से, सर 50,000 तक का गिफ्ट मिल सकता है, हम इसको डिम्ड सप्लाई नहीं लेंगे, तो पहला आंसर सही है, डिम्ड सप्लाई।
सर आपको बोला हुआ है शेड्यूल 1 डिड सप्लाई एग्जाम के लिए 4-5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 भी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना ही मत। सर तुम एक मैन्युफैक्चरर हो मोटर कार के, आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, तुम मोटर कार के मैन्युफैक्चरर हो और उसकी इंश्योरेंस करवा रखे हो, आईटीसी मिल जाएगा इसका। बस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय 23 कैपेसिटी है, आराम से मिलेगा, 13 से ज्यादा है। सर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के कारण तुमने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय का कराया, इसका भी आईटीसी मिलेगा। लेकिन आउटडोर कैटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज्ड फॉर एम्प्लॉइज, आउटडोर कैटरिंग आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट डायरेक्ट आंसर 17/5, इन 3 का आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन है? If the supplier erroneously declared a value which is more than the actual value of the goods, तो क्या इशू करेगा? सर क्रेडिट नोट इशू करेगा। सर हमने माल भेजा 1 लाख का, इनवॉइस भेज दी 1,20,000, ठीक करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ये भी सही है आपका, ये सही है। सप्लायर डिक्लेयर्ड सम स्पेशल डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ओवर, देन ही कैन नॉट इशू अ क्रेडिट नोट फॉर जीएसटी वाला, ठीक है। सर डिस्काउंट 15.3 में माइनस होगा ही नहीं, सप्लाई ओवर होने के बाद तुमने डिस्काउंट दिया है, तो इसका तो 15.3 में माइनस होगा नहीं, तुम इसका क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, स्टेटमेंट भी सही है। क्वांटिटी रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट इज मोर, सर रेसिपिएंट को ज्यादा क्वांटिटी मिल गई है, इनवॉइस पर लिखा हुआ है 100 केजी और मिल गया 120 केजी, तो ठीक करने के लिए तुमको डेबिट नोट इशू करना है, तो ठीक है डेबिट नोट इशू करना है। लास्ट बोलता है कोई टाइम लिमिट नहीं है डेबिट नोट को रिटर्न में डिक्लेयर करने की, ये चीज फॉल्स है। सर हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 34, डेबिट नोट जिस मंथ में इशू हुआ है, जिस क्वार्टर में इशू हुआ है, उससे रिलेटेड जो GSTR1 फाइल होगा उसमें आपको उसकी डिटेल मेंशन करनी है। तो ये तो गलत है ना कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं, सर सेम मंथ में तुमको उसकी डिटेल सबमिट करनी है। अच्छा क्लास में एक शॉर्टकट दिया था यहाँ पर, सेक्शन 34 इनवॉइस चैप्टर, टैक्स इनवॉइस चैप्टर, क्या शॉर्टकट दिया था, सप्लायर से गलती हुई है, सप्लायर ने माल भेजने में और इनवॉइस इशू करने में गलती कर दी। एक शॉर्टकट ध्यान रखना हमेशा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का हर क्वेश्चन तुम्हारा सही बने। सर सप्लायर ने इनवॉइस इशू करने में या माल भेजने में गलती कर दी और उससे सप्लायर दुखी है, सप्लायर दुखी है। सर दुखी है तो क्या इशू करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा, ये ध्यान रखें। सप्लायर दुखी है क्यों? इनवॉइस में गलती हो गई। अच्छा दुखी क्यों है? सर माल ज्यादा चला गया तो दुखी होगा, माल ज्यादा जाएगा तो दुखी होगा ना सप्लायर, कि नहीं होगा? सप्लायर माल भेजने के बाद दुखी है, दुखी क्यों है? माल ज्यादा चला गया, इनवॉइस कम की गई है, तो दुखी होगा। सर सप्लायर क्यों दुखी है? क्योंकि सर सप्लायर ने इनवॉइस पर वैल्यू कम लिख दी है, या क्वांटिटी कम लिख दी है, या जीएसटी रेट कम लगा दिया है, डिस्काउंट ज्यादा दे दिया है गलती से। सर गलती से डिस्काउंट ज्यादा दे दिया, गलती से जीएसटी रेट कम लगा दिया, गलती से क्वांटिटी ज्यादा भेज दी, गलती से इनवॉइस पर वैल्यू कम लिख दी, इन सब के कारण आपका सप्लायर दुखी रहेगा। सप्लायर दुखी रहेगा तो डेबिट नोटिस हो। और मैं सप्लायर हूं, मैंने कुछ ऐसा किया जिससे खुश हो रहा है कौन? रेसिपिएंट, रेसिपिएंट को फायदा नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं समझो, रेसिपिएंट नहीं, देखो अगर मैं दुखी हूं तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा, और मेरे कारण मैं सप्लायर हूं और मैंने कुछ ऐसा किया जिससे दुखी कौन हो रहा है? रेसिपिएंट, तो फिर मुझे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अगर मैं दुखी हूं तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। सप्लायर दुखी है ऐसे याद रखना, सप्लायर दुखी है डेबिट नोट इशू होगा, बस इतना याद रखोगे। दुखी पे डेबिट नोट, डीडी मिला दो तो दुख है सप्लायर को, डेबिट नोट इशू करो। अच्छा जब माल वो रिजेक्ट करके भेजता है तो हम क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट, ठीक है। अच्छा रेसिपिएंट क्यों दुखी हो सकता है? क्योंकि माल उसकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं मिला, तो फिर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। सर इनवॉइस पर पैसा ज्यादा लिख दिया है, माल 1 लाख का भेजा है, प्राइस लिखा दी 1,20, तो रेसिपिएंट दुखी होगा, रेसिपिएंट दुखी होगा तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। उल्टा कर लो, एक चीज याद रखो, ट्रांजैक्शन में दुखी कौन है?
सप्लायर, सप्लायर दुखी है तो डेबिट नॉट इशू, बस ये याद रखना। तो अब पढ़ो, तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा सारा। अगला पहुंचते हैं सर, ये तो टाइम ऑफ सप्लाई पे है कि है ना, बुकिंग कब हुई है 10 अगस्त को, और उस दिन 20,000 रुपए की बुकिंग में से 5,000 का एडवांस हो गया है। उसके बाद फंक्शन कब, और फंक्शन कब हो गया 10 अक्टूबर को। इनवॉइस कब इशू हुई है 25 नवंबर को, 30 दिन के बाद। इनवॉइस इज इशूड आफ्टर 30 डेज। तो फिर क्या देखेंगे, एक तो एडवांस वाला टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे 5,000 के लिए। सर 5,000 के लिए जिस दिन वो एडवांस मिला, एडवांस कब मिला 10 अगस्त को। अब टोटल कितने का था 20, तो 15,000 कब लेंगे जिस दिन फंक्शन हुआ। फंक्शन कब हुआ 10 अक्टूबर को। यही आंसर है। सर इनवॉइस लेट से इशू किए, पेमेंट उसके बाद आई है बैलेंस, तो वो नहीं देखना है। हम डेट ऑफ इनवॉइस क्यों ले रहे हैं, नहीं ले रहे सर, तो क्योंकि सर इनवॉइस 30 दिन के बाद इशू हुआ है, तो फिर उस दिन क्या लेते हैं, फिर वो डेट ऑफ इनवॉइस नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई है। वो कब हुई है 10 अक्टूबर। सर 2 टाइम ऑफ सप्लाई क्यों आ रहा है, क्योंकि एडवांस है। सर एडवांस पे जीएसटी देंगे, हाँ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सर्विसेज का। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, नेक्स्ट। सर ईवे बिल में आप ओवर डायमेंशनल कार्गो भेजते हैं 100 किलोमीटर की, तो 20 किलोमीटर पे 1 वर्किंग डे का आपको ना ईवे बिल इशू करने का वैलिडिटी पीरियड मिलेगा। तो 100 किलोमीटर है तो 5 वर्किंग डे मिल जाएंगे आपको। और पहला 12 तारीख को तुम ईवे बिल जनरेट किए हो तो 12 काउंट नहीं होगा, पहला काउंट होगा 13 और 14 का मिडनाइट, ये होगा पहला दिन। ऐसे करके 5वां दिन कहाँ खत्म होगा, 17 से 18 के बीच में। तो ये रहा आंसर आपका भी। प्लीज ध्यान रखना, वैलिडिटी पीरियड अगर 1 दिन होता है, 12 को अगर तुम ईवे बिल जनरेट किए हो और ईवे बिल अगर 1 दिन के लिए वैलिड है तो वो 12 उसमें काउंट नहीं होगा। 13 तारीख पूरा दिन लेंगे, पूरा 24 घंटा लेंगे, यानी 13 तारीख की रात और 14 तारीख की जो सुबह हो रही है वो वाली मिडनाइट लेते हैं 1 दिन की। यही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और ओवर डायमेंशनल कार्गो में वैलिडिटी पीरियड ईवे बिल की कैसे आती है, हर 20 किलोमीटर पे 1 दिन मिलेगा, तो 100 किलोमीटर पे 5 दिन मिलेगा। 12 को काउंट नहीं करेंगे, और 13 और 14 की जो रात का 12 बजे होगा वहां तक आपका 1 दिन कहलाएगा। तो मैंने लिस्ट बना दी यहाँ पे, आंसर आ गया मेरा। सर एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या लेंगे, निल रेट वाला भी लेंगे, नॉन टैक्सेबल वाला भी लेंगे, और जो फुल्ली एग्जम्प्टेड सब लेंगे। सर ये मैंने क्या बोला था, शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटी तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बने। तो देखो इसने 10 लाख रुपए की इसकी सैलरी हुई है, तो ये 10 लाख काउंट नहीं हुआ एग्रीगेट टर्नओवर। और तुम कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हो 12 लाख की, तो 12 लाख तो 20 लाख से कम है। 12 लाख प्लस 10 लाख 22 लाख, और चूंकि 20 लाख से ज्यादा है इसीलिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। ऐसा बहुत बार बच्चे करके आ जाते हैं, गलत। हम सर सैलरी जो नेगेटिव लिस्ट में जा रही है उसको एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे, और ये इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा। 76 सर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला एग्जम्प्टेड सप्लाई कर सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है कि नहीं ले सकता है। बोलता है ट्रेडर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर वाला कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ये भी हमने नहीं पढ़ा क्लास में। और ये भी नहीं पढ़ा कि अगर तुम एग्जम्प्टेड सप्लाई करोगे तो तुम कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो आराम से ए आंसर है। सर तुम टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के। पेट्रोल डीजल होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता। ऐसी सप्लाई जिसपे जीएसटी नहीं लग सकता है, वहां तुम कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। ये क्लास में पढ़े, तो थोड़ा ध्यान रखना। सर ये अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन 18(6) पे है कि पहले तुमने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, मशीन 1 जून 2023 को, और उस पर आईटीसी ले लिया 9,000 रुपए का। अब उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर आईटीसी ले लेते हो तो उस मशीन को अपने पास 5 साल तक रखना है, लेकिन आगे जाके 1 जनवरी 2025 को तुमने उस मशीन को बेच दिया, तो अब बेचने पे जीएसटी कितना देना पड़े। तो हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, क्लास में जो पढ़े कि तुम्हारी जो बेचने पर जीएसटी की लायबिलिटी है 7200 रुपए लिखा हुआ है यहाँ पर, बेचा है 40,000 में, उसको तुमको कंपेयर करना होगा आईटीसी टू बी रिवर्स से, आईटीसी टू बी रिवर्स से।
और विच एवर इज हायर पे जीएसटी पे करना होगा तुमको। सर क्लास में बोला हुआ है तुमको 18(1)(c), 18(1)(d), 18(4), 18(6) एंड रजिस्ट्रेशन चैप्टर का 29(5), ये सब एग्जाम में तैयार करके जाना। तो ये 18(6) है। सर कहीं पर मंथली बेसिस पर हम लोग आईटीसी को कम करते हैं, कहीं पे क्वार्टरली बेसिस पर 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, तो ये 5% क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट चलता है 18(6) में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन काफी क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं। सर कैपिटल गुड्स खरीद के आईटीसी ले लिया, तो उसको 5 साल तक बिजनेस में यूज करो। नहीं सर बेच दूंगा। तो कब खरीदा? 1 जून 23 को। कब बेचा? 1 जनवरी 2025 को। तो सर 6 क्वार्टर कुछ महीने हो रहे हैं इसमें, 6 क्वार्टर एंड 1 मंथ। तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर को हम लोग 1 क्वार्टर मानते हैं, पार्ट ऑफ द क्वार्टर को 1 क्वार्टर मानेंगे तो 7 क्वार्टर। तो 7 क्वार्टर से रिलेटेड आईटीसी कितना होगा? तो सर 9,000 का जीएसटी पेड किए थे खरीदते समय, परचेज पे 9,000 का आईटीसी लिए थे, तो 9,000 का 5% और 7 क्वार्टर, ये हुआ तुम आईटीसी जिसको तुम एवेल कर सकते हो। अब इसको माइनस करना होगा तुम जिस समय खरीदे थे उस समय वाले आईटीसी से। खरीदते समय कितना आईटीसी लिए थे? सर 9,000। उसको रिड्यूस करो कितने से? सर हर क्वार्टर का 5% आईटीसी से रिड्यूस करो। कितना आया? 5,850 देना पड़ेगा तुमको। क्यों? क्योंकि तुम मशीन बेच चुके हो। लेकिन बेचे कितने पे? 40,000 पे। उस पे जीएसटी कितना है? 7200। तो 7200 और 5,850 विच एवरेज हायर, 7200 इज फाइनली यू आर लायबल टू पे। यही क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। सर कहता है टैक्सेबल एज वेल एग्जम्प्टेड गुड्स की तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मशीन खरीदी है, मशीन पे जीएसटी पे करके तुमने कैपिटलाइज करके फुल पे डेप्रिसिएशन ले लिया, तो आईटीसी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 16(3) डायरेक्ट आंसर है। सर तुमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया मेघालय में फुटवेयर का, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, कर लो। ई कॉमर्स के थ्रू भी अपना माल बेचना चाहते हो, गुड्स। सर अमेंडमेंट है, पेज नंबर 13.13 पे अमेंडमेंट डिस्कस हो रखा है। क्या? अगर आप इंट्रा स्टेट गुड्स में डील करते हैं, इको के थ्रू माल बेचना चाहते हैं, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है को, ये ध्यान में। एग्रीगेट टर्नओवर तक। सर मेघालय है तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? 20 लाख। आपको 20 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। विद इन द स्टेट तुम इको के थ्रू भी माल बेच सकते हो। रजिस्ट्रेशन चैप्टर का पेज नंबर मैंने यहां कोट कर दिया है। पहले इसका आंसर लिखते थे हम लोग बी। पहले हम बच्चों को 2 साल पहले पढ़ाते थे कि बी आंसर होगा। क्यों? इको के थ्रू माल बेच रहा है, इको के थ्रू माल बेचने पर जहां टीसीएस की कलेक्शन होती है रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन अब इसमें गुड्स के लिए भी रिलैक्सेशन आ गया है कि विद इन द स्टेट अगर इको के थ्रू माल बेचते हो इंट्रा, तो ये इंट्रा ही है, इंट्रा। तो तुम आराम से अपना जो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है तुम्हारा 20 लाख मेघालय, वहां तक तुम अपना माल डायरेक्ट बेचो या ई कॉमर्स किसी पोर्टल के थ्रू बेचो, बेच सकते हो। रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। एक बार ये पेज पढ़ लो। और सर कहता है बैंक की ऑडिट चल रही थी, डिस्कवर हुआ कि सर्टेन सप्लाई पर बैंक ने जीएसटी चार्ज नहीं किया है। तो तुमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सी जगह जीएसटी लगाएगा बैंक और कौन कौन सी जगह नहीं लगाएगा। तो डायरेक्ट आंसर है सर बैंक को अगर डिस्काउंट और इंटरेस्ट की इनकम होती है तो वहां जीएसटी नहीं है। डिस्काउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर ये चीज एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर बैंक वाले क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो टैक्सेबल है, और बैंक वाले अगर आपस में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो वो भी एग्जम्प्ट है। तो इसमें एक ही चीज है जो टैक्सेबल है, कौन सी? क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट। डायरेक्ट आंसर है। तुम पढ़ना पॉइंट नंबर 32 पेज नंबर 21 पे जाके अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए सर आपके एमसीक्यूज का डिस्कशन कंप्लीट, डन। वीडियो रोक के लिख लिया। सर ये टीम का नंबर है, टीम को मैसेज कर दीजिए, वो बुक का पीडीएफ भी भेज देंगे, बुक का पीडीएफ भी भेज देंगे और ये एमसीक्यू का पीडीएफ भी भेज देंगे। कौन से बच्चे अभी डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ? सीए इंटर, जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी 26 में है, सीए में इंटर के स्टूडेंट जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 25 में है, कौन सी बुक एप्लीकेबल है? 14th एडिशन की सेकंड प्रिंट बुक। ठीक, चलिए डन, बाय बाय।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर। और मैंने क्या बोला था, एक चीज और, जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स, जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स अगर टाइम है तो देख लीजिएगा। 30 सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, सीरीज ए बोल के। दोनों का टेलीग्राम ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। सीए इंटर जनवरी 26 का टेलीग्राम ग्रुप अलग है, सीएमए इंटर दिसंबर 25 का टेलीग्राम ग्रुप अलग है। आप टीम से लिंक ले लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक उठा लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।